नमस्कार सर। मैडम, वॉइस बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत लोकपाल के इस आभासी मंच पर। आज की मुख्य वक्ता प्रोफेसर चित्रा प्रभात जी भी हम लोगों के साथ जुड़ गई हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्ते। डॉक्टर ममता कुमारी जी दिल्ली विश्वविद्यालय से हम लोगों के साथ जुड़ गई हैं। सर, जुड़ते रहेंगे। समय हो गया है तो हम कार्यक्रम का समारंभ करते हैं, क्योंकि इसका लाइव प्रसारण भी होगा और यही उद्देश्य होता है कि इस आभासी मंच पर एक छोटा सा आयोजन करके अपने मुख्य वक्ता से हम लाइव प्रसारण कराएं। सीधे प्रसारण होता है तो हम लाखों के बीच पहुंचते हैं और हमारी प्रसार संख्या और हमें सुनने वालों की संख्या 3 लाख से ऊपर की है। और मैडम को उसी रूप में हम लोग समय से पूरा विस्तार के साथ सुनना चाहेंगे। मैं अपनी तकनीकी सहयोगी और बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ, समय की बिल्कुल पक्की, एकदम समय से अपने कार्यक्रमों के आरंभ करने वाले मानसी जी से निवेदन करूंगा कि अगर हमारे लोक पहल का लोगो आ सके तो कृपया उसे प्रदर्शित कर दें। अगर हमारे पंच महाभूत का, हमारे 5 आदर्शों का चित्र आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। अगर नहीं आता है, कोई तकनीकी गड़बड़ी है तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रत्येक रविवार को वो आ जाता है। ब्रह्मलीन महंत पूज्य अवैधनाथ जी, पूज्य अशोक जी सिंघल, पूज्य राजेंद्र सिंह, उपाख्यान रज्जू भैया, एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय और महामना भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी हमारे आदर्श हैं। वो चित्र हमारे लोगों में अक्सर आ जाता है, लोगों में नहीं, हमारे लोकपहल के जो आदर्श, हमारा जो डिजाइन किया गया है, वो जैसे ही हम तकनीकी पक्ष को मजबूत करते हैं तो वो चित्र हमारे बैकग्राउंड में आ जाता है। मानसी जी प्रयास करिए, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, पिछली बार भी ये कमी रह गई थी। तो हम लोग आरंभ करते हैं। आज जितने श्रोता जुड़े हुए हैं उन सभी का अभिनंदन। आशुतोष सिंह तोमर जी को, चंद्र प्रकाश मनिक को, डॉक्टर हर्षमणि सिंह को, कुलदीप चतुर्वेदी जी को, डॉक्टर कुलदीप चतुर्वेदी जुड़ गए हैं, इन सबको आप पैनल में ले लीजिए। सनी कुमार, आशुतोष सिंह तोमर जी, चंद्र प्रकाश मणिक जी, डॉक्टर हर्षमणि सिंह जी जुड़ गए हैं, डॉक्टर कुलदीप चतुर्वेदी जी, इन सभी को आप पैनल में सम्मिलित करिए, क्योंकि हमारे महनीय कार्यकर्ता हैं आशुतोष सिंह तोमर जी, आशुतोष प्रताप सिंह, वही आशुतोष पी सिंह, डॉक्टर हर्षमणि सिंह, कुलदीप चतुर्वेदी जी और सनी कुमार, इन लोगों को पैनल में ले लीजिए, तब हम कार्यक्रम आरंभ करें। चंद्र प्रकाश मणि, ममता कुमारी, हर्षमणि जी को ले लीजिए, अपने महनीय कार्यकर्ता हैं, प्रसिद्ध कवि और युवा अर्थशास्त्री हैं और लोक पहल के बड़े कार्यकर्ता हैं डॉक्टर हर्षमणि सिंह जी। आशुतोष जी पैनल में आ गए, आशुतोष का भी बहुत स्वागत, अभिनंदन। डॉक्टर हर्ष जी भी पैनल में आ गए, अभी नहीं आए हैं, डॉक्टर हर्ष जी को पैनल में ले लीजिए, तब हम कार्यक्रम को तुरंत आगे बढ़ाएं। डॉक्टर हर्षमणि सिंह जी, डॉक्टर हर्ष जी, आप जैसे ही आप पैनल के लिए रिक्वेस्ट जाता है आप एक्सेप्ट करिए। डॉक्टर हर्ष जी, डॉक्टर हर्ष जी पैनल को एक्सेप्ट करिए। डॉक्टर हर्षमणि सिंह जी से निवेदन है कि कृपया वो पैनल को एक्सेप्ट करें। डॉक्टर हर्षमणि सिंह और कुलदीप चतुर्वेदी को जल्दी से पैनल में लीजिए। मानसी जी, डॉक्टर कुलदीप चतुर्वेदी और हर्ष जी को लीजिए ताकि मैं अपना आरंभ करूं। अपने कुलदीप चतुर्वेदी जी, डॉक्टर हर्षमणि सिंह और अरुण त्रिपाठी जी को पैनल में जल्दी से मानसी जी लीजिए ताकि कार्यक्रम में आरंभ कर सकूं। डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जी हमारे महनीय कार्यकर्ता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मानसी जी, डॉक्टर हर्ष जी और अरुण जी भी मुझे लगता है आ गए हैं, कोई नहीं तो उनको पैनल में ले लीजिए। अब हम कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। अरुण जी भी पैनल में आ गए, आपका भी बहुत अभिनंदन। अब हम आरंभ प्रणाम करते भाई हैं। साहब, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, हम लोग सभी आ गए हैं और हमारी आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रोफेसर चित्रा प्रभात जी भी हम सबके साथ जुड़ गई हैं। तो एक बार लोक पहल के तरफ से आप सबका अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। मानसी मानसी जी का अपना तकनीकी सहयोग करने के लिए पार्श्व में हमारे पंच महाभूत, पंच प्रण हमारे आ गए हैं, तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जैसा कि पहले से हम लोग प्रचार प्रसार करते रहते हैं, लोक पहल प्रत्येक रविवार को लगभग 3 वर्षों से अधिक हो गए हैं, लोक पहल अपनी अनवरत आभासी मंच पर राष्ट्रवादी, भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलख जगाने का निरंतर प्रयास करता रहता है और उस प्रयास में लोक पहल तनिक भी विराम नहीं लेता है। इस आभासी मंच पर अनेक महनीय विद्वानों का वक्तव्य
प्रत्येक रविवार को प्रचारित और प्रसारित होता है। यह हम सबके लिए अत्यंत गर्व का विषय है और कार्यकर्ता के रूप में मुझे बहुत गर्व होता है कि 3 वर्ष की अविराम यात्रा हम लगातार लोक पहल के कार्यकर्ता सभी बंधु बांधव भगनी मिल के हम लोग चलाते हैं। लोक पहल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों द्वारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक और राष्ट्र के जीवन में किस तरह राष्ट्र भव्य बने, भारत किस तरह गौरव के शिखर पर पहुंचे और किस तरह, जैसा हम राष्ट्रवादी सोच के का प्रत्येक व्यक्ति इस विषय को प्रस्तुत करता है कि हम भारत को विश्व गुरु के पद पर आसीन करेंगे। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, उनके धार्मिक चिंतन, उनके आध्यात्मिक चिंतन को निरंतर जन जन में पहुंचाने का प्रयास की निरंतरता का नाम है लोक पहल। लोक पहल के 5 महत्वपूर्ण आदर्श हैं। एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनका नाम और चित्त चिंतन और उनकी राष्ट्रीय संवेदना से उत्सर्जित चेतना किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भारत को गौरव के शिखर पर पहुंचाने, भारत को भव्य बनाने, भारत को सनातन के मार्ग पर प्रेरित करने के लिए, भारत को जो दुनिया के 2 मॉडल हैं, साम्यवाद और साम्यवाद सामाजिक न्याय की बात तो करता है लेकिन सामाजिक समरसता उसमें नहीं आ पाती है। इसीलिए साम्यवाद धराधाम से समापन की ओर अग्रसर है और जो साम्यवाद अस्तित्व में भी है वह साम्यवाद कहने को साम्यवाद है, कृत्रिम साम्यवाद है, साम्यवाद की अवधारणा के अनुरूप उसका प्रवर्तन नहीं है। दूसरा जो मॉडल है हमारे सामने वो पूंजीवाद का है। जब दोनों मॉडल दुनिया में इसकी संभावनाएं बढ़ने लगे कि ये दोनों मॉडल लड़खड़ाएंगे और विश्व की मानवता का कल्याण नहीं करेंगे, तो एकात्म मानववाद का चिंतन प्रस्तुत किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने। स्वदेशी की अवधारणा की अलग स्वतंत्रता के मुक्ति संग्राम में जगाने के लिए, सनातन और हिंदुत्व के संरक्षण के लिए आजीवन व्रती और ऐसे अपराजेय योद्धा और स्वतंत्रता के मुक्ति संग्राम के अमर सेनानी जिनको हम कह सकते हैं, ऐसे पंडित और भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय हमारे लोक पहल के आदर्श हैं। लोक पहल के आदर्श के रूप में और लोक पहल की जहां से शुरुआत होती है, ऐसे प्रयागराज के गौरव और पूरे भारत के गौरव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सरसंघ चालक पूज्य राजेंद्र सिंह उपाख्यान रज्जू भैया हमारे सांस्कृतिक धरोहर हैं, हमारे सांस्कृतिक केंद्र हैं, हमारे वैचारिक स्रोत हैं, हमारे प्रेरणा हैं, हमारे आदर्श हैं। और उन्होंने सिखाया है कि भारत को एकता के सूत्र में आबद्ध करने के लिए समरसता अत्यंत आवश्यक है। तो ऐसे पूज्य राजेंद्र सिंह रज्जू भैया के आदर्शों पर निरंतर गतिशील है लोक पहल। राम मंदिर आंदोलन जो भारतीय स्वतंत्रता, हमारे सांस्कृतिक स्वतंत्रता का जो अवपीड़न है उसको दूर करने वाले और राम मंदिर आंदोलन को प्रखर बनाने वाले, तेजस्वी बनाने वाले और जिनका ध्येय वाक्य है, जैसे हम मैम को बहुत समादर के साथ, आप राजनीति विज्ञान, आप प्रिंसिपल हैं, प्रोफेसर हैं और राजनीति विज्ञान की विदुषी हैं। हम सामाजिक न्याय को एक दूसरे स्वरूप में पढ़ते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिस पर गैरिक वस्त्र रहते थे, उसने परिभाषित किया कि सामाजिक न्याय का अर्थ होता है हिंदुत्व का संरक्षण। जब हिंदुत्व बढ़ेगा तो हमारी सामाजिक समरसता बढ़ेगी और सामाजिक समरसता बढ़ेगी तो सामाजिक न्याय स्थापित होगा। न कोई बड़ा होगा न कोई छोटा होगा, प्रत्येक भारतवासी को गरिमापूर्ण जीवन होगा। इसलिए हिंदुत्व और सनातन की रक्षा करना ही सामाजिक न्याय है, क्योंकि उसमें सहजीवन, सह अस्तित्व और साहचर्य की अपार अनंत संभावनाएं हैं। तो ऐसे हमारे पूज्य ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी हमारे आदर्श हैं और लोक पहल उन्हीं को अधिष्ठान मान के, उन्हीं की वैचारिकी को निरंतर प्रसारित करता है। और हमारे 5वें महान आदर्श हैं राम मंदिर आंदोलन को, सनातन के संरक्षण को, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को प्रत्येक व्यक्ति के गले का हार बना देने वाले
और उसे उन्मुक्त कंठ से और सीना चौड़ा करके और मुट्ठियां तनी रह के ये कहना कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, यह बात स्वामी विवेकानंद के बाद 1980 और 90 के दशक में इस नारे को जो एक नया कलेवर, एक नई तेजस्विता प्रदान की, ऐसे पूज्य अशोक सिंघल जी हमारे आदर्श हैं। लोक पहल के माननीय संयोजक और प्रयाग विश्वविद्यालय से डॉक्टर विजय कुमार सिंह हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विजय कुमार सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनकी संघ आयु 40-50 वर्ष के आसपास हो गई है। बाल स्वयंसेवक से ही, युवा अवस्था से ही संघ से जुड़े, और आज आप राष्ट्रीय प्रचार विभाग के प्रमुख हैं, जो संघ का प्रमुख आर्थिक संगठन है स्वदेशी जागरण मंच। और इसी के साथ लोक जीवन में किस तरह संघ के साथ, संघ के वैचारिकी को और धार देने के लिए और तेजस्विता देने के लिए और उस संकल्प को और ध्येय निष्ठ कार्यकर्ताओं को एकत्रित करके, प्रेरित करके यह जो विशाल संगठन आज मैं बहुत गर्व से कहता हूं, सर से भी मैं कहता हूं, आदरणीय भाई साहब डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी से, कि तेलंगाना, गोवा और आंध्र प्रदेश ही 3 ऐसे राज्य बचे हैं जहां से हमने, वहां के महनीय विद्वानों से हमने आख्यान नहीं कराए हैं। वो भी जल्दी पूरा मैं कर दूंगा आपके आशीर्वाद से। तो ऐसे हमारे तेजस्वी नेतृत्व करता है, अत्यंत सरल व्यक्तित्व के धनी, उच्च कोटि के प्रतिबद्ध स्वयंसेवक, आदर्शों पर जीना, जिनके जीवन में आदर्श उनका और व्यक्तिगत जीवन में कोई अंतर ही नहीं रहता है, जो ऐसी राष्ट्रीयता और एकात्मकता से जुड़े हुए डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी लोक पहल के संयोजक हैं। अन्य महनीय जो नाम है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गौरवशाली विश्वविद्यालय के बहुत ही महनीय अपने प्रोफेसर हैं। तो ऐसे डॉक्टर विजय कुमार सिंह सर का मैं इस लोक पहल पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपका पाथे, आपका नेतृत्व लोक पहल को निरंतर मिलता रहता है। जैसा मैंने शुरू में कहा, लोक पहल का श्रेय, प्रेय और पाथे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों का प्रचार प्रसार और भाई साहब की, प्रोफेसर विजय कुमार सिंह की वो स्पष्ट उद्घोषणा है कि हम जो भी करते हैं, डॉक्टर विजय कुमार सिंह की स्पष्ट उद्घोषणा है, हम निस्वार्थ भाव से करते हैं। हम कभी नहीं कहते कि हमें ये बना दीजिए, ये फल मिलेगा, हमें ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं। एक निष्ठ भाव से केवल राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, हम अपना हिंदुत्व के संरक्षण के लिए हम अपना सर्वस्व समर्पित करते रहते हैं। यही हमारी मौलिक उद्भावना है, और इसी मौलिक उद्भावना से प्रेरित होकर हम राष्ट्र की आराधना करते रहते हैं। तो मैं प्रारंभ में बीज वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं अपने लोक पहल के माननीय संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह सर को। डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी नमस्कार। आज इस आभासीय मंच पे सभी का हम भी स्वागत करते हैं। और अभी अखिलेश जी ने जितना बताया, जो वास्तविक है और जो वास्तविक से बड़ा बताया, वो हम सब लोगों को उत्साह तो देगा, लेकिन यथार्थ का बखान बढ़िया सा करिए और फिर उसके अनुरूप आचरण करने में कहीं कमी हो जाती है तो बड़ी दिक्कत होती है। तो ये हम सब लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि जो आशा, जो विश्वास और जो हम लोगों को उत्साह बढ़ाने के लिए अपने वाणी के माध्यम से अखिलेश जी ने प्रस्तुत किया, उसको हम सब लोग मिलकर पूरा करें। आज हमारा संपूर्ण लक्ष्य है विकसित भारत 2047। उस विकसित भारत को बनाने के लिए जो उद्घोष दिया है वो भारत के प्रधानमंत्री ने दिया है। लेकिन चाहे प्रधानमंत्री जी उद्घोष करें, चाहे अपनी वाणी से हमारे इस आभासीय मंच का संचालन कर रहे डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी कहें, लेकिन पूर्ण करने में हमारे 140 करोड़ की जनता का सहयोग आवश्यक है। उसके बिना हमारे सारे उद्घोष केवल नारे बन के रह जाएंगे और हम एक दूसरे का महिमा मंडन करते रह जाएंगे। मित्रों, आप जानते हैं कि हमारे अभी अखिलेश जी के पीछे आप देख रहे होंगे पंचमहाभूत, जिसका उन्होंने व्याख्या किया। ये कथनी के आदर्श नहीं थे, ये करनी के आदर्श थे। और इन करनी के आदर्शों को अगर हमने आत्मसात किया है
तो हमको अपनी कथनी और करनी को एक करना पड़ेगा। आज हमारी सरकार और हमारे समाज में अधिकांश लोग ये कहना शुरू कर दिए हैं कि हमारी 140 करोड़ की आबादी हमारी ऊर्जा है। ये ऊर्जा वैसे ही है जैसे यूरेनियम है, चाहे उसका उपयोग हम विद्युत उत्पादन में, ऊर्जा संसर्गन में करें और या उसका बम विस्फोट में करें। वही प्रकार हमारा जो है युवा शक्ति और 140 करोड़ की जो आबादी है, अगर इसको सात्विक विचारों से हम पूर्ण कर देंगे तो देश को विश्व गुरु बनाने में इनकी महती भूमिका होगी और समय हमारा बहुत कम हो जाएगा। 2047 के पहले हम बन जाएंगे। लेकिन हमने अपने काम को ईमानदारी से करने में कहीं न कहीं अगर शिथिलता बरती तो ये कार्य हमारा शिथिल पड़ जाएगा और यही ऊर्जा पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा जैसे बोझ की संख्या दी जाती थी वैसे बोझ वास्तव में बन जाएगी। आज हम अपना कार्यक्रम ये जो आयोजित कर रहे हैं इसमें विदुषी और अपने क्षेत्र की विद्वान प्रोफेसर चित्रा प्रभात जी हैं। वो जिस अच्छे ढंग से अपने विषय को प्रस्तुत करेंगी उतने ही अच्छे मन से हमको उसको सुनना पड़ेगा और आत्मसात करना पड़ेगा। हम भाग्यशाली हैं कि देश के ऐसे ऐसे विद्वान हमारे इस आभासीय मंच पे आ रहे हैं। इस आभासीय मंच को ऊर्जा देने के लिए हम लोगों के साथ अनवर डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी, हमारे अरुण त्रिपाठी जी, युवा कार्यकर्ता आशुतोष तोमर जी, डॉक्टर हर्षमणि जी और आज जैसे डॉक्टर राजेश त्रिपाठी जी, ममता कुमारी जी, कुलदीप चतुर्वेदी जी, चंद्रप्रकाश मणि जी, सभी का इसमें सहयोग वैसे ही है जैसे हमारे जो है शरीर के सारे अंग हैं। हमारा कार्य कठिन हो जाएगा। हमको निश्चित रूप से इसको आत्मसात करना पड़ेगा। आप लोगों को आज नहीं शायद जुड़े हैं हमारे विवेक मणि त्रिपाठी जी, जो हमारे इस पूरे अभियान को विश्व स्तर के विश्व क्षितिज पे ले जाके रखती हैं। तो हमारे विकसित भारत अभियान की श्रृंखला में आज के व्याख्यान को हम लोग पूरे मनोयोग से सुने और देश काल परिस्थितियों को हम वर्तमान समय में भी जिस तरह से देख रहे हैं, कभी कभी खुशी होती है कि हमारा अभियान सफल हो रहा है। कभी कभी ऐसा डर लगता है कि इतिहास दोहरा न दे, उसके लिए हमको और सतर्क होने की जरूरत है। जो हमारे देश काल की परिस्थितियों में मतदाताओं द्वारा दिया जा रहा है या सर्वेक्षणों द्वारा दिया जाता है या हमारे विद्या के मंदिरों के परिणाम द्वारा कभी कभी आ जाता है, डर पैदा करता है। उस डर को निर्मूल नष्ट करने के लिए जन जागरण और सभी लोगों को अपने विचारों से अवगत कराने की ये जो श्रृंखला चल रही है वो श्रृंखला पूर्ण हो, फलीभूत हो, इसी आशा अपेक्षा के साथ हम अपने वक्ता को आमंत्रित करते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जी जी सर, बहुत बहुत आपका आभार। आपने बीज वक्तव्य के लिए आप सदैव ही इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं और कार्यक्रम को एक मार्गदर्शक सन्मार्ग की ओर प्रेरित करने का सत्प्रयास करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं एक हमारे लोक पहल की मान्य परंपरा है कि अपने लोक पहल पर अपने विदुषी का हम परिचय प्रस्तुत करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से डॉक्टर ममता कुमारी जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि मैम का औपचारिक परिचय प्रस्तुत करें। डॉक्टर ममता जी, डॉक्टर ममता कुमारी, दिल्ली विश्वविद्यालय में आप हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर ममता कुमारी जी। जी 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 ममता जी, जी आपकी आवाज आ रही है। आप अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए। नमस्कार सभी को। लोक पहल से जुड़े सभी विद्वज्जन को मेरा सादर प्रणाम। अखिलेश भाई साहब को प्रणाम और आज की जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर चित्रा प्रभात जी, उनको मेरा सादर प्रणाम। मेरा ये सौभाग्य है कि आज प्रोफेसर चित्रा प्रभात जी का परिचय मेरे द्वारा भाई साहब ने कहा कि आप करेंगे, तो मेरा ये सौभाग्य है। मैं स्वयं को गर्वित महसूस करती हूँ। चित्रा जी, डॉक्टर चित्रा प्रभात जी आज हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में हैं और विकसित भारत का संकल्प 2047 एक राजनीतिक विमर्श के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। हम उनके उद्बोधन को सुन के अपना ज्ञान वर्धन करेंगे। और प्रोफेसर चित्रा प्रभात जी गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज कटनी मध्य प्रदेश में प्रिंसिपल के पद को वर्तमान में सुशोभित कर रही हैं। इनकी शिक्षा MA पॉलिटिकल साइंस, MPhil, PhD तक हुई है।
प्रोफेसर साहिबा का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिकल में स्पेशलाइजेशन है। प्रोफेसर चित्रा प्रभात जी लाइफ लॉन्ग IPSA, शांति विकास परिषद ग्वालियर, इंटरनेशनल सोशल साइंस रिसर्च जर्नल कानपुर, जागृति NGO कटनी MP, रोटरी क्लब की मेंबर भी हैं और बहुत सारे अवार्ड से इन्हें जो है नवाजा भी गया है। 2007 में बेस्ट टीचर अवार्ड, 2010 में लॉयन क्लब द्वारा अवार्ड दिया गया, 2013 में भारत शिक्षा रत्न अवार्ड ग्लोबल हेल्थ सोसाइटी न्यू दिल्ली द्वारा दिया गया, 2017 में वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दिया गया, 2018 में वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दिया गया, फिर से 2017 में 2018 में 2 बार दिया गया। 2019 में एक्सीलेंट अवार्ड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑन रिपब्लिक डे पर इन्हें जो है इस अवार्ड से सुशोभित किया गया। 2022 में एक्सीलेंस अवार्ड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑन रिपब्लिक डे पर सुशोभित किया गया। प्रोफेसर साहिबा के लगभग 28 पेपर पब्लिश हो चुके हैं, जिनमें से इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल ऑन यूथ इन सोसाइटी ये मुख्य रूप से है। प्रोफेसर साहिबा अध्यापन, लेखन, एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा सोशल एक्टिविटीज में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। कुछ एक्टिविटीज में से जैसे कि अटेंडेंट पार्टिसिपेटेड इन नेशनल एंड इंटरनेशनल सीनियर्स एज ए रिसोर्स पर्सन के रूप में इन्होंने अटेंड किया, और 2006 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि TISS मुंबई द्वारा महिलाओं में संवेदनशीलता, जागरूकता और प्रेरणा विषय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था। इग्नू में 2003 से 2008 तक और अब 18 मार्च से लेकर अब तक कोऑर्डिनेटर के रूप में चित्रा प्रभात जी सुशोभित रही हैं। बाकी मैडम का जो है परिचय देने में मैं बहुत जो कुछ भूल चुक हो गई हूँ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अखिलेश भाई साहब को जो है मैं माइक देती हूँ। बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर ममता जी। आपने वो एक इतना विशाल व्यक्तित्व है और उनका कृतित्व इतना विस्तृत है कि उसको बहुत कम शब्दों में समेटना एक दुष्कर कृत्य है। मैं अधिक न कहते हुए आज के विषय पर व्याख्यान के लिए, पाठ्य के लिए विकसित भारत का संकल्प 2047, विकसित भारत का संकल्प प्रधानमंत्री का एक संकल्प है। संघ भी इसको संकल्प के रूप में स्वीकार करता है। संघ इसे निरंतर गति प्रदान कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से पंच प्रण और 4 जातियों का वर्णन प्रस्तुत किया। अभी हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर हैं और लगातार भारत को कैसे हम 2047 तक आत्मनिर्भर बनाएं। और उन्होंने कहा कि भारत की 4 जातियां हैं, महिला, युवा, बेरोजगार और बेरोजगार। और ये जो अपनी जो नौजवान है, युवा है, जो बेरोजगार है, जो महिला है और किसान है। किसान भारत की आत्मा है और भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव की आत्मा किसान और मजदूर होता है। तो भारत के विकास का पथ एक तरफ गांव से जाएगा तो एक तरह हमारे औद्योगिकरण से जाएगा। लेकिन औद्योगिकरण में पर्यावरण का किस प्रकार का संरक्षण हो, हम किस प्रकार एक समावेशी विकास की ओर निरंतर गति से आगे बढ़ सकें, यही संकल्प विकसित भारत का है। उसमें विज्ञान का क्या योगदान हो सकता है, उसमें अर्थतंत्र में हमें किस तरह आत्मनिर्भरता आएगी, एक नैरेटिव बना के दिया गया है कि नौकरी का मतलब केवल सरकारी नौकरी। हम लगातार स्टार्टअप की ओर बढ़ रहे हैं। सरकारी नौकरी के नैरेटिव को तोड़ना पड़ेगा। हमें इंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता और हमें स्टार्टअप की ओर बढ़ना पड़ेगा। स्टार्टअप शुरू में स्टार्टअप्स का भारतीकरण नहीं हुआ है और स्टार्टअप शुरू में वो 6000 7000 तक पहुंच गए थे। एक दिवस में हमारे यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या 100 से अधिक पहुंच गई है। इस समय लगभग 1000 यूनिकॉर्न कंपनियां भारत में कार्यरत हैं। लेकिन मैम और मेरा विषय दोनों राजनीति विज्ञान के हम से आते हैं, विद्यार्थी हैं। मैं आप प्रोफेसर हैं, प्राचार्य हैं और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। उसमें राजनीतिक विमर्श कैसे होगा। और मैम का प्रिय विषय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जहां नीति निर्माण और निर्णय निर्माण के माध्यम से इस विकसित भारत के संकल्प को किस तरह हम स्वरूप और आकार दें। मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं विदुषी प्रोफेसर चित्रा प्रभात मैम को। नमस्कार सभी को। सबसे पहले मैं लोक पहल के समस्त जो हमारे इसके निदेशक हैं, इसके कार्य में संलग्न जितने भी विद्वजन हैं, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। आपने
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी को भी, साथ में उत्तर प्रदेश के परम सम्माननीय यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी को भी मैं प्रणाम करती हूँ, और साथ में समस्त कार्यों में संलग्न आप सभी को मेरा प्रणाम। श्रोतागणों को, शुद्धिजनों को, सभी को प्रणाम। एक सूक्त से बात को शुरू करती हूँ। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। जब संकल्प कल्याणकारी हो, सुदृढ़ हो, तो वह फलीभूत होता है। विकसित भारत का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस उद्देश्य से दिया गया, उसका सीधा सा संदर्भ है भारत आजादी के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात 2047 में 100 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। इस 100 वर्ष की यात्रा में भारत ने किस किस संदर्भ में, किस किस परिप्रेक्ष्य में, किस किस क्षेत्र में, किस किस तरह से अपने उन सोपानों को तय किया है, यह एक प्रश्न भी है और आज का विमर्श भी। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र तब तक उन्नति नहीं करता जब तक उस राष्ट्र के नागरिक उन्नत नहीं होते। एक श्लोक से अपनी बात को मैं यहाँ पर शुरू करूंगी, जो अथर्ववेद में जिसको अंकित किया गया है। राष्ट्रम च रहो, द्रविणम च रहो, प्रज्ञाम च रहो, अमृतम च रहो। यदि राष्ट्र की और देश की उन्नति अर्थात उसकी आर्थिक उन्नति होती है और उसके साथ साथ नागरिकों की, प्रजा की उन्नति होती है, तो वह देश, वह राष्ट्र उन्नति जरूर करता है, सदैव उन्नति करता है। इसीलिए उन्नति के इस चरक पर, उन्नति के इस स्तर को जब हम देखते हैं तो बहुत सी चीजों को, बहुत से संदर्भों को हमें पहले देखना होगा। भारत एक ऐसा राष्ट्र है, हमारी इस सनातनी संस्कृति में, इस धरा पर यदि हम कहें तो अगर सतयुग से द्वापर युग, द्वापर युग से फिर कलयुग की स्थिति पर जब हम आ रहे हैं और भारत को जब हम स्वतंत्रता के उस समर को देखने के पश्चात आज के इस परिवेश में देख रहे हैं, तो बहुत से जो कालजयी संस्कृति, जिन्होंने बहुत से ऐसे आक्रांता जो भारत में आए, अपनी संस्कृति को लेकर आए, और ऐसा नहीं कि यहाँ के लोगों ने उस संस्कृति को ग्रहण ना किया हो, उसे किया, लोग भी वही थे, परंतु परिवर्तन कहाँ था, परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ होना था, यह एक प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर जो है मैं सबसे पहले अपने उस श्लोक से करूंगी, उस सूक्त से करूंगी जिसे हमारे राजनीति के जो परम, जिन्हें गुरु माना जाता है, चाणक्य, उनके उस श्लोक से बात में करूंगी। क्योंकि 2500 वर्ष पूर्व जब मौर्य काल की स्थापना हुई, उस समय भी ऐसा ही था। तो उन्होंने एक ऐसे सम्राट का निर्माण किया और उस समय जो उन्होंने बात कही वो सबके लिए बहुत, जो आज के लिए भी जो है प्रासंगिक नहीं है, उसको सभी को देखना होगा, जानना होगा। यदि हमें अपने राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना है, हम विकसित, तो मैं तो मानती हूं कि हम तो पहले से विकसित थे, परंतु ऐसी संस्कृतियां, ऐसे हमारे उतार चढ़ाव हमारे भारत के संदर्भ में आए, हम उस चट्टान की तरह हैं, हम खड़े हैं, हम हिले डुले इस तरीके से नहीं। थोड़ा बहुत जो अंश है, थोड़ा सा नुकसान, मैं थोड़ा ही कहती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज कभी भी स्थायी नहीं रहती, परिवर्तन होती है, समय धीरे धीरे बदल रहा है और बदलता जाएगा। मैं उस बात से शुरू करती हूँ, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इस बात को कहा, प्रजा सुखे सुखम राज्ञा, प्रजानाम तु हिते हितम, ना आत्मनम हितम राज्ञा प्रजननम तु प्रिय। जो प्रजा का सुख है, जो राजा जो है, वो प्रजा के सुख में अपना सुख देखे, प्रजा के हित में अपना हित देखे, ऐसा राजा, ऐसे राज्य का स्वरूप होना चाहिए। तो आज जो हमारी कल्याणकारी नीति बन रही है, क्योंकि भारत एक ऐसा राष्ट्र है, यह राष्ट्र जो मनुष्यों के तप से, बल से, यज्ञ से, उनकी तपस्या से आगे बढ़ा है। ऐसे राष्ट्र के लिए यदि हम ये कहें कि यदि हम इस सूक्त को ध्यान रखेंगे, तो वास्तविक रूप से राष्ट्र की उन्नति तभी तय होती है जब उसकी प्रजा की उन्नति होती है। उसके भी बहुत से सोपान हैं जिस पर हम एक एक करके आगे बात करेंगे। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यह है कि विकास कौन नहीं करना चाहता, सब विकास करना चाहते हैं। भारत के जो 1.4 140 करोड़ की जो जनता है, सब विकास करने चाहती है, सब अपने अपने संसाधनों में भारत को विकसित देखना चाहते हैं, परंतु उनके विकसित होने में विक्टिमहुड नहीं होना चाहिए, कोई एक चीज केंद्रित नहीं होनी चाहिए।
सभी चीजों को केंद्रित करके उस बात को कहना चाहिए, क्योंकि कोई भी नहीं इस बात को जानता कि जिस तरीके से राष्ट्र में जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, एक बात और मैं कहूंगी, इसी से जोड़कर इस बात को इस संदर्भ में देखूंगी कि बहुत सी चीजें भ्रामक रूप से ऐसी फैलती हैं और तेज गति से, क्योंकि उसकी गति इतनी तेज होती है कि वो देश के एक कोने से लेकर विश्व के दूसरे कोने तक पहुंचती है। इसीलिए विवेकानंद जी ने एक बात कही थी कि विश्व एक व्यायामशाला है, विश्व एक व्यायामशाला है और हम सब यहाँ पर खुद को सशक्त बनाने के लिए आए हैं। हमें खुद को सशक्त करना है और सशक्त करने के जो सोपान हैं वो अलग अलग हैं। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों क्षेत्रों से, तीनों से हमको अपने आप को सशक्त करना होगा। क्योंकि नागरिक जो होता है, राष्ट्र कभी ऐसा नहीं कि अधोसंरचनात्मक विकास से राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्र का निर्माण होता है राष्ट्र के जन से, और जन जो है, जन का जो भाव है वो आता है उसके स्व के भाव से। जब वो स्व का भाव उसमें आता है तब उसके अंदर चेतना जागृत होती है, तब उसके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जो है वो प्रस्फुटित होती है। तो इस भाव से जब हम इन चीजों को देखेंगे तब हम जरूर कहेंगे कि 2047 तक हमारा जो भारत होगा वो विकसित राष्ट्र की श्रेणी में तो है ही, लेकिन जो एक संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मापदंड है जिसको हम देखकर कहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि आज जो है 11 ही राष्ट्र जो है वो विकसित राष्ट्र हैं और बाकी के जो हैं, हम जैसे राष्ट्र जो हैं वो विकसित नहीं हैं। हम विकास की और प्रयत्नशील हैं, प्रगतिशील हैं, और यहाँ तक कि उन्होंने तो अब हमको मिडिल उसमें मान लिया है कि नहीं, ये एक मध्यम उसमें आ चुके हैं। तो मेरा कहना है कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित भारत की बात करने के लिए हमें सबसे, क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं जो राष्ट्र के विकास के पैमाने को तय करती हैं, जैसे उसमें आर्थिक उन्नति, उसमें सामाजिक उन्नति, उसमें चारित्रिक उन्नति, उसमें आपका वैचारिक उन्नति, ये सारी उन्नति उसमें तय करती है। ये सारे सोपान हैं जो किसी राष्ट्र को विकास के क्रम की इस शिला में अनवरत रूप से जो है प्रगतिशील बनाते हैं। प्रगतिशील बनाने के बाद एक ऐसा सोपान निश्चित करते हैं जहां हम कहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं। इस भाव को जब लेंगे तब वास्तविक रूप से हम सारे कार्यों को एक अच्छी श्रृंखला में श्रृंखलाबद्ध होकर करेंगे। आजादी के 75 वर्ष बाद अभी हमने अमृत काल में प्रवेश किया। आजादी के 75 हमने अमृत महोत्सव बनाया। 75 वर्ष बाद, आजादी के बाद भी आज भी मैं कहूं तो भारत के गांवों को यदि हम देखें, उनकी दशा क्या है, उनकी स्थिति क्या है। क्योंकि जब गांव समृद्ध होगा, जब गांव में समरसता होगी, जब गांव में आर्थिक उन्नति होगी, जब गांव में वैचारिक उन्नति होगी, तब हम कहेंगे कि हाँ, हम पूर्ण रूप से विकसित हुए। भारत कृषि प्रधान देश है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें गांव में आत्मा हमारी बसती है, ग्रामीण परिवेश है। हम औद्योगिकरण की इस नीति से हमने शहरों को तो विकसित किया, परंतु शहर और गांव के बीच की जो खाई है, जो हमने पाटी है, उसको तो दूर करना पड़ेगा। और वो दूर कैसे होगी? वो दूर होगी क्योंकि आज हम कहें कि बहुत से गांव में मैं इतना जरूर साधुवाद दूंगी, धन्यवाद दूंगी कि वास्तविक रूप से आज जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है और यहाँ तक कि अधोसंरचनात्मक रूप से पूरे देश में एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ती हुई जो हमारी सड़कें हैं, वो इस बात का सूचक है कि वास्तव में हम प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आज एक गांव दूसरे गांव को जोड़ रहा है, और जब ये श्रृंखला संपूर्ण रूप से पूर्ण रूपेण हो जाएगी तो वैचारिक श्रृंखला अधूरी नहीं रहेगी, आर्थिक उन्नति अधूरी नहीं रहेगी। हमें केवल गांव को समृद्ध कराना है, हमें गांव को सशक्त करना है, हमें गांव को वैचारिक रूप से समृद्ध करना है। अभी जो हमारे यहाँ बहुत से, जब एक एक करके मैं सोपानों को लेकर चलूंगी कि किस किस क्षेत्र में हम भारत को एट द रेट ऑफ 47 हम विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो क्या क्या हमारी चीजें हैं जिनको और उन्नत हम करेंगे, तो हम निश्चित रूप से अपने आप को ये कह पाएंगे कि हम विकसित राष्ट्र के नागरिक हैं। प्रश्न ये उठता है कि इस राष्ट्र में, राष्ट्र के, क्योंकि राष्ट्र का एक एक व्यक्ति
एक एक नागरिक, जैसा कि पूर्व में हमारे सर ने कहा कि 1,40,00,000 1 अरब जितनी हमारी जो 1.4 जो हमारी जो जनसंख्या है, जिस दिन ये साक्षर हो जाएगी, जिस दिन वैचारिक रूप से ये पुष्ट हो जाएगी, जिस दिन यह आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाएगी, तो विकसित राष्ट्र तो हम होंगे ही। और विश्व राष्ट्र ही नहीं, पूरा विश्व हमारी ओर देख रहा है। पूरे विश्व की जो नजरें हैं वो हमारी तरफ हैं। हम विश्व गुरु हैं और सदैव रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। परंतु प्रश्न ये उठता है कि तथाकथित हमारे बंधु ने ये बात कही कि जो मार्क्सवाद को हम इसमें देखें, हमारे तथाकथित बंधु ने जिस विचार को, जिस सामाजिक क्रांति को, जिस विषयों को, जिस प्रवाह से प्रस्तुत किया है, उनके प्रस्तुतिकरण में कहीं ना कहीं इस बात का विचार, उनके मस्तिष्क से जो निकलता हुआ विचार था वो दिखाई देता, परिलक्षित होता है कि हम केवल एक और ही झुके हैं, हम दूसरी और तो बात कर ही न रहे। मैं किसी उसके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात नहीं कर रही, परंतु भारत को, भारत की आजादी को, भारत को आजाद हुए आज इतने वर्षों बाद भी यदि आज हमें ये सोचना पड़े कि हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे कर्मों में यदि सत्य कर्म नहीं है, सत्य विचार नहीं है, सत्यवाणी नहीं है, तो ये हम सब भारतीयों को सोचना पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहला जो प्रश्न है, सबसे पहला जो वाक्य है, सबसे पहला जो विमर्श है, क्योंकि विमर्श जहां शुरू होता है वहां पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैचारिक वे सारे भाव आते हैं। और उस विमर्श के अंतर्गत ये वास्तविक रूप से प्रश्न है क्या हम सब नागरिकों के लिए कि हमने अपने भारत के, भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक मानसिकता से कार्य करना है, और वह कार्य है कि हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं और हिंदू हैं। हिंदुत्व का एजेंडा भी मैं बाद में बताऊंगी, जिसमें उसकी परिभाषा को किस तरीके से जो है परिवर्तित किया। लेकिन आज भारत, हम इस अपने देश में रह के अपने देश की भाषा को, अपने देश के विचारों को, अपने देश के लोगों को यदि हम प्रस्तुत करने से, उनके विचार श्रृंखलाओं को कहने से अगर परहेज करते हैं तो फिर हम भारतीय नहीं हैं। दूसरी बात मैं आज एक इस बात में कहूंगी कि यद्यपि सबको ही जानते हैं कि 19 और 20 ये 2 वर्ष हमारे ऐसे रहे जो कोविड महामारी, एक ऐसा युद्ध जिसमें ना कोई शस्त्र था ना अस्त्र था, एक ऐसा युद्ध जिसमें ना कोई दूर दराज से ऐसा लगा कि विध्वंस हुआ, लेकिन वह विध्वंस हुआ लोगों का, वह विध्वंस हुआ लोगों के जनमानस का। कोविड की महामारी ने सबको, पूरे विश्व को यह बता दिया कि आप कितने भी संसाधन विकसित क्यों ना कर लो, यदि आप अपनी जड़ों से, आप अपने मूल से, आप अपनी संस्कृति से, आप अपने देश के बनाए हुए, अपने धर्म के बनाए हुए, अपने समाज के बनाए हुए नियमों से अगर अलग हटोगे तो कहीं ना कहीं आपको इसका नुकसान तो उठाना ही पड़ सकता है। कोविड की महामारी ने हमें इस बात को सिखा दिया। 2 वर्ष का वह समय ऐसा रहा जिसने संपूर्ण मानस को, यहाँ तक कि संपूर्ण विश्व के लोगों को यह बता दिया कि आपको वैचारिक रूप से पुष्ट होना पड़ेगा। आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाए। योग जैसा विषय जिसने पूरे विश्व को यह बता दिया कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसने योग की परंपरा को चिरकाल से अपने उसमें समाया हुआ है, और आपको ये बता दिया कि योग ही ऐसा एक मात्र उपाय है कि आप अपने विचार को, अपने मन को, अपने तन को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। वास्तविक रूप से जो राष्ट्र की जो संकल्पना है, उस संकल्पना में स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अगर आप, और स्वस्थ में भी आपको वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। हम अधोसंरचनात्मक रूप से विकास कर जाएंगे, हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना लेंगे, लेकिन यदि हम स्वावलंबी नहीं होंगे, क्योंकि उस समय जिस तरीके से गांव की और लोगों का आना वापस हुआ, वह एक बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे अर्थतंत्र पर। अर्थात क्या हमने अपने स्थान, अपने ग्राम, अपने जिले, अपने संभाग, अपने प्रदेश, इसके आधार पर क्या हमने अपनी अर्थव्यवस्था को जो है नहीं बनाया?
क्या हमारे यहाँ पर उस हिसाब से हमारे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग नहीं रहे? क्या हमने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को विकसित नहीं किया जो अपने छात्रों को, अपने नागरिकों को स्वावलंबी बनाती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो NEP 2020 आई, उसने इस बात सरे रूप से खारिज किया कि शिक्षा वो जो व्यक्ति को स्वावलंबी बनाए, शिक्षा वो जो ऐसे पाठ्यक्रमों को निश्चित करे जिससे हमारे यहाँ क्लर्क पैदा ना हो, बल्कि ऐसे लोग पैदा हो जो अपने स्टार्टअप तैयार करे, जो अपने रोजगार तैयार करे। एक समय था जब भारत में, जो भारत की अर्थव्यवस्था थी, भारत एक व्यापारिक देश है। भारत को जिस तरीके से हम प्रदर्शित करते हैं, भारत में दूर दूर से लोग आकर यहाँ व्यापार किया करते थे। ऐसे देश में जहां समृद्धि थी, जो कि भारत के संदर्भ में मैं कहूं कि हमारी भारत माता, जिसके बारे में हम स्वयं से कहते हैं सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, अर्थात भारत माता जो सुजल थी, सुफल थी, मलयज थी, शीतल थी। ऐसे हमारे देश में जहां ना रत्नों की कमी है, ना खानों की कमी है, ना प्राकृतिक संपदाओं की कमी है तो केवल वैचारिक दृष्टिकोण की कमी है, तो केवल इस दृष्टिकोण की, आपकी दृष्टि की। क्योंकि दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि पूर्णता रूप से परिवर्तित हो जाएगी। हमने क्या किया? हमने दृष्टि तो बदलने का प्रयास किया, परंतु उसके हिसाब से सृष्टि को नहीं लिया। तो ये चीजें बहुत सी ऐसी थी जिसमें हमने देखा, क्योंकि राष्ट्र के अंतर्गत जब भी विमर्श होता है, चाहे वो वैचारिक विमर्श हो, चाहे वो सामाजिक विमर्श हो, चाहे वो राजनीतिक विमर्श हो, अभी हाल के जो हमारे लोकसभा चुनाव हुए, आप उसमें ही देख सकते हैं। आप देखिए, क्या हम अपने घरों से मत देने के लिए नहीं निकले? क्या मैं एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे इस बात को कह रही हूं कि हम नागरिक हैं, हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है कि हमें अपने राष्ट्र को यदि उन्नत देखना है, राष्ट्र को यदि हमें समृद्ध देखना है, राष्ट्र को हमें सशक्त बनाना है, तो हमें लोकतांत्रिक परंपराओं की, लोकतांत्रिक मूल्यों को हमें उन्हें बनाए रखना होगा, उन्हें कायम रखना होगा, और एक नागरिक होने के दायित्व को हमें निर्वहन करना होगा। इसके साथ साथ एक बात मैं और कहूं, क्योंकि मैंने कहा समय बदल रहा है, समय बदला तो बहुत कुछ बदल गया, और बहुत कुछ बदला क्योंकि उसके बदलाव को सबको ही देख रहे हैं। देख नहीं रहे तो वो किन चीजों को वो नहीं देख रहे कि उससे होने वाले जो परिणाम हैं उसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है। जैसे आज डिजिटल भारत की अगर हम बात करते हैं तो सबको आश्चर्य होगा कि आज गांव का छोटा से छोटा व्यक्ति भी जो है अपना UPI पेमेंट कर रहा है, डिजिटल पेमेंट कर रहा है। उसका तात्पर्य क्या है कि आज हम कहीं ना कहीं डिजिटल रूप से डिजिटल भारत को देखते हैं। भारत को यदि विकसित राष्ट्र के उसमें देख रहे हैं तो 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तकनीकी रूप से खुद को सक्षम करना, तकनीकी रूप से खुद को जो है सशक्त करना, इसके साथ साथ आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनना। मेक इन इंडिया जो भारत में खास तौर से यदि हमारे बनाए हुए उत्पाद होंगे तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। इसके साथ साथ एक बात और कहूंगी कि जो पाठ्यक्रम होते हैं उनको भी उस तरीके से बनाया जाना चाहिए कि कम से कम वहां के क्षेत्र के, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर कहा कि मैं अगर कटनी में हूं तो कटनी के पास में ढीमरखेड़ा क्षेत्र है जहाँ बांस का बहुत काम होता है। तो हमने कहा कि उसके आधार पर, उसको देखकर, उसके बेस को लेकर हमको जो है कुछ छोटे छोटे उद्योगों को स्थापित करना होगा। एक बात और मैं कहूं, चूंकि इन पिछले कई वर्षों में अगर आप देखना चाहें, आपको पता लगे तो 9 साल में जो दुगनी है 1,97,000 रुपए जो प्रति व्यक्ति आय हुई। तो इस आय से कम हम इतना कह सकते हैं कि हमने बहुत से मिशन, हमने सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जो वास्तविक रूप से प्रभावशाली रही हैं। स्वच्छ भारत का मिशन है, हमारा टेक्नोलॉजी का मिशन है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसका मैं जिक्र यहाँ आपके समक्ष जरूर करूंगी कि वास्तविक रूप से यदि हम उन्नत भारत की बात करते हैं, यदि हम सशक्त भारत की बात करते हैं, तो इन सब चीजों को हमें जरूर देखना होगा। भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके संदर्भ, क्योंकि देखिए अर्थ है तो
निश्चित रूप से हमारे पास एक जरिया तो है। मैं यद्यपि एक राजनीतिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से एक कार्य करने की विद्वजन की सभाओं में इस बात को कह रही हूँ कि जो हम शिक्षक हैं, हम जो गुरु हैं, हम जो एकेडमिशियंस हैं, जिसको हिंदी में मैं लेकर आऊं, कि हम जो पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, हमें कम से कम अपनी कक्षाओं में इस बात को तो जरूर जरूर कहना चाहिए कि आप सबसे पहले अपने देश के इतिहास को पढ़िए, देश के इतिहास को जानिए, क्योंकि जिस देश में देश के लोग देश के इतिहास को नहीं जानते, वह आगे चलकर अपने देश के लिए कुछ करने का भाव नहीं रखते। आज गूगल, जो माइक्रोसॉफ्ट, ये जितनी कंपनियां हैं, सबके सीईओ भारतीय हैं, तकनीकी रूप से वो सब भारतीय हैं। यदि वो सब भारतीय हैं तो हमने ऐसा कौन सा एक इजाद नहीं किया जो हमारा अपना होता, जो आज पूरे विश्व में हम कह पाते कि ये चीज है। तो तकनीकी रूप से माइंड की, मस्तिष्क की भारत में कमी नहीं है, बुद्धि की भारत में कमी नहीं है, इसका तो लोहा पूरा विश्व मानता है। परंतु आज मैं अपने युवाओं साथियों से ये बात जरूर करूंगी कि भारत में रहकर भारत के लिए कुछ करिए, देश के लिए कुछ करिए, क्योंकि जब देश के लिए करेंगे तो वास्तविक रूप से आपका यहाँ पर जन्म लेना सार्थक होगा। विवेकानंद जी कहते थे, आप भारतीय हैं, आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए कि आपका जन्म भारत में हुआ है। नहीं तो आपका जन्म कहीं भी ऐसे देश में हो गया होता जहां आप वहां की वैचारिक उससे ही गोंद कर रहे होते। इसके बाद आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए कि आप एक शिक्षक हैं। यदि आप एक शिक्षक हैं तो निश्चित रूप से ज्ञान की पताका को प्रवाहित करने का जो कार्य है वो एक शिक्षक का है, और एक शिक्षक ही ऐसा है जिसकी गोद में निर्माण और प्रलय दोनों पलते हैं। क्योंकि आज अगर हमें वैचारिक रूप से क्रांति को लाना होगा तो जितने शैक्षणिक संस्थान हैं, वहां के कुल गुरुओं को, वहां के शिक्षकों को इस बात को मानना होगा कि जो शिक्षा अपने देश के विचारों के आधार पर होती है, वह शिक्षा ही सफल होती है, और वह राष्ट्र उन्नत होता है, वह राष्ट्र सफल होता है, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था। इसका कार्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निश्चित रूप से प्रारंभ हो चुका है। एक बात मैं और कह लूंगी, क्योंकि कोविड के बाद कोई नहीं जानता था कि विश्व कैसा होगा, लेकिन आज एक दुनिया को वर्ल्ड ऑर्डर में हमने जो है लाकर खड़ा किया है। बदलता हुआ आकार है, परिवर्तित होता हुआ परिदृश्य है, और सब देख रहे हैं। क्योंकि आर्थिक संकट से जो घिरी हुई दुनिया है, उसमें भारत की अर्थव्यवस्था आज 5वें स्तर पर आ गई है, और आने वाले कल में हम ये निश्चित रूप से आशान्वित हैं कि हम तीसरे नंबर के जो है राष्ट्र होंगे। तो जब हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की होगी, हमें मानते नहीं, हमने मान ही लिया है कि हम होंगे और होंगे, क्योंकि कहा जाता है सकारात्मक प्रभाव से जो प्रवाह निरंतर प्रवाहित होता है, उसका संचार, उसकी ऊर्जा, उसका आंकलन कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसीलिए जब हम अर्थव्यवस्था में तीसरे पायदान पर होंगे, वैचारिक दृष्टि से हम संपन्न होंगे। एक बात का जिक्र मैं और करूंगी कि आज फिर से लोग अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं, जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, कि लोग परिवार को महत्व देने लगे हैं। मैंने पढ़ा था एक पुस्तक में, उन्होंने कहा था कि सामाजिक रूप से यदि राष्ट्र को उन्नत करना है, क्योंकि राष्ट्र उन्नत तभी होता है जब गांव उन्नत होता है, गांव उन्नत करता है एक जिले को, जिला उन्नत करता है संभाग को, संभाग उन्नत करता है प्रदेश को, प्रदेश उन्नत करते हैं राष्ट्र को। तो राष्ट्र की उन्नति का जो ये सफर है, देश की उन्नति का जो सफर है, देश के विकास का जो ये सफर है, इसमें इन सब की भूमिका चरणबद्ध रूप से है। गांव होंगे, जिले होंगे, संभाग होंगे, प्रदेश होंगे और राष्ट्र होंगे। इसीलिए इन सब चीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विश्व में भारतीयों का गौरव बढ़ा है। आज से कुछ वर्ष पहले देखिए भारत को किस संदर्भ में देखते थे। इससे पूर्व अगर आप चले जाते हैं, अगर हम देखें कि जिस समय भारत को सांप सपेरों का देश कहा करते थे, विवेकानंद जी ने जाकर शिकागो में अपनी बात को जैसे ही जो प्रारंभ किया, उससे लोगों की जो दृष्टि है वो परिवर्तित हो गई।
और जब दृष्टि परिवर्तित होगी तो भारत ऐसा देश नहीं है, वैचारिक रूप से भी पुष्ट है। इसीलिए विवेकानंद जी को जब वहां पर उन्होंने अपनी बात को प्रारंभ किया, 2 मिनट का समय दिया था उनको, तो उन्होंने काफी समय तक अपनी बात को कहा। तो वैचारिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और जो है मानसिक रूप से सबको जो है जिस तरीके से अपने आप को पुष्ट करना है, अपने आप को समृद्ध करना है, तो उसके लिए आपको अपने अंदर के भाव को तो जगाना होगा ही। एक बात और मैं कहूंगी जो इम्पोर्टेंट होती है कि आज देखिए ऐसा नहीं है कि सरकारी योजनाओं में किसी चीज की कमी है, सरकारी योजनाएं बहुत उससे बन रही हैं, और लेकिन ग्राम के लिए हैं बहुत सी योजनाएं हैं जिसको मैं अगर आपके सामने जिक्र करूंगी, तो जिसमें भारत की टर्बो चार्टर्ड अर्थव्यवस्था है, इसके साथ साथ समुद्र उज्जवल भविष्य की ओर है। इसके साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए 3 जो निर्णय भारत के अभी हुए, जिसने पूरे विश्व को ये दिखा दिया कि भारत, जो कि हमेशा से ये माना जाता है कि जब हमारी सरकारें बहुत मजबूत होंगी, सरकारें हमारी अगर वैचारिक रूप से नहीं वैसे भी पुष्ट होंगी, तो निश्चित रूप से कोई भी निर्णय हम संपूर्ण रूप से ले सकते हैं। इसलिए इसीलिए अभी तक के जो 3 निर्णय भारत में हुए वो बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय थे। क्या लोगों में उस समय जनमत नहीं था? क्या उस समय चीजें नहीं थी? जनमत की बात नहीं, उस समय केवल कमी थी तो इच्छा शक्ति की, दृढ़ शक्ति की, वैचारिक शक्ति की। क्योंकि भारत एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखना हम सभी लोगों का दायित्व है। क्योंकि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में इतने सारे जो हमारे आयाम हैं, जिसमें सबसे पहले जनमानस को लेता है, क्योंकि डेमोक्रेसी इज इन इटसेल्फ, जो बहती डेमोक्रेसी का जो प्रभाव वो जनता में है, और जनता का जो लोकतांत्रिक मूल्य है वो आज से नहीं है, राम राज्य की कल्पना से चले आ रहे हैं। सिर्फ देखने का ही फर्क था, देखने का ही भाव अलग था। तो सबसे पहले तो लोकतांत्रिक मूल्यों में हमारे विश्वास को और मजबूत करना है, जनमानस को इस बात की प्रेरणा, तो ठीक है उनको ट्रेंड करना, उनको प्रशिक्षित करना है कि आप जानिए कि देश की लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए क्यों जरूरी है कि आप सब संविधान के नियमों का पालन करें। जिस तरह से यदि हम संवैधानिक रूप से अपने आप को ये इस तरीके से देखना, सबसे पहले तो अगर मैं पूछूं किसी से तो भारत के संविधान के बारे में ही लोगों को नहीं पता होगा। जब हम अपने देश के संविधान के बारे में नहीं जानते, जब हम देश के संविधान की धाराओं के बारे में नहीं जानते, तो हमें क्या पता। इसलिए भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर संपूर्ण रूप से इतना बड़ा जनतंत्र, उतने बड़े जनतंत्र में यदि प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक वर्ग, यदि प्रत्येक जन इस बात को, इस भाव से कार्य करेगा कि उसे देश के लिए कार्य करना है, देश के लिए समर्पित होकर कार्य करना है। इसीलिए मैंने अथर्ववेद के उस सूक्त को यहाँ पर उद्धृत किया था कि जो राष्ट्र की उन्नति है जनता की उन्नति में है। इसके साथ साथ एक बात और मैं आपके साथ जरूर कहना चाहूंगी, वो ये है कि जो अर्थतंत्र है, अर्थतंत्र तो ठीक है, लेकिन जनतंत्र का जो भाव है, जनतंत्र के भाव में 4 चीजें मैं महत्वपूर्ण रूप से मानती हूँ। प्रबुद्ध वर्ग, प्रबुद्ध मीडिया, जिसको आज हम कहते हैं संचार तंत्र। संचार तंत्र का जो भाव है वो आज सभी के पास है, क्योंकि मीडिया जो है हमारे उसमें चौथा स्तंभ माना जाता है। तो उसका भी जो कार्य है वो सरकारी जितने भी हमारे क्रम हैं, सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं, जो वास्तविक रूप से अंत्योदय के उस भाव को प्रस्तुत करती हैं कि एक छोर से अंतिम छोर तक का व्यक्ति उनसे लाभान्वित हो, वास्तविक रूप से अंत्योदय के भाव को हम देखना चाहते हैं, तो वो व्यक्ति जो वंचित है, हर वो नागरिक जो वंचित है उस तक लाभ पहुंचे, तो हमारे इस विचार का वास्तविक रूप से प्रभाव परिलक्षित होगा, प्रभाव दिखेगा। इसके साथ साथ एक बात मैं और कहूं कि सबसे पहले नागरिकों में अधिकार का भाव तो है, कर्तव्य का भाव भी जागृत होना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी भी राष्ट्र को विकास के उसमें लेंगे तो उसमें महत्वपूर्ण रूप से उसकी जीडीपी क्या है, उसका जीएनपी क्या है, उसकी प्रति व्यक्ति आय क्या है, उसका जीवन स्तर क्या है, और उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसका औद्योगिकरण क्या है, ये सारे उसके मापदंड हैं।
तो ठीक है, जीडीपी की बात हम कर ले या हम जीएनपी की बात कर ले, लेकिन हम प्रति व्यक्ति क्या है, मनुष्य के मनुष्यत्व का भाव क्या है, मनुष्य क्या है, मनुष्य कैसा है, इस भाव को भी सबसे पहले समझना पड़ेगा। इसके साथ साथ जीवन स्तर की अगर हम बात करें, सबसे पहले संतोषम परम सुखम, संतोष को सबसे पहले रखना होगा। यदि आप में संतोष है तो आप आने वाले जीवन में संपूर्ण रूप से दूसरे के जीवन स्तर को उठाने का कार्य करेंगे। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट और एक सबसे वैचारिक रूप से जिसे कहें कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम देखें तो हमारे जो उत्तर भारत के जो क्षेत्र हैं, उत्तर भारत के क्षेत्र में हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि वहां पर जलवायु नियंत्रण का जलवायु का जो एक प्रकोप देखते हैं, वहां पर आप देखते हैं पर्यावरण की जो स्थिति है वो कैसे हम संतुलित कर सके, उसको हमें देखना पड़ेगा। देखिए, आज हमें अर्बनाइजेशन के तौर पर बहुत सारी चीजें हमने, चूंकि प्रकृति के साथ उसका दोहन करोगे तो प्रकृति कभी आपको क्षम्य नहीं करेगी, प्रकृति आपको लेगी। ये भारत की इस पृथ्वी पर भूमि ही एक ऐसा है जो सबका पालन करती है, विभिन्न तरह के कीट पतंगे सब यहाँ पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, लेकिन वो किसी से लेती कुछ नहीं है। लेकिन हम प्रकृति को क्या दे रहे हैं, हमें प्राकृतिक रूप से प्रकृति की उन सारी धरोहरों को संचित करना होगा, उनको बनाए रखना होगा, तभी हम जो भारत जो कि भारत ही नहीं पूरा विश्व ही इन समस्याओं से जूझ रहा है, जो हमारे पर्यावरण की समस्या है, उसको हमें कम से कम जो है उससे उबारने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए प्रति व्यक्ति को अपने कर्तव्य के बोध को जागृत करना होगा। इसके साथ साथ एक चीज मैं और कहूं कि एक मत्स्य पालन की भी बात मैं करती हूँ। कई बार हम मत्स्य पालन के मैक्सिमम रूप से कोलकाता पर ज्यादा निर्भर करते हैं, क्यों नहीं हम उसके सब सेक्टर्स जो हैं आंध्र प्रदेश में और केरल में के तट पर उसको एक स्थापित करें। तो कोई भी चीजें, जो भी चीजें हमारे यहाँ है चल रही हैं, उसको हम उस तरीके से, क्योंकि उद्योग एक ऐसी चीज है, उद्योग का जो कार्य है चाहे वो किसी भी तरह का उद्योग हो, लेकिन जो वहां की काल परिस्थितियों को देखकर अगर हम उसको करेंगे तो निश्चित रूप से चूंकि प्रदेश की उन्नति देश की उन्नति में निर्भर करती है, तो हम एक ये विचार है, मैं ये नहीं कह रही कि भाई ये हो, लेकिन हो सकता है विकसित भारत में हमारा एक नया अध्याय इस तरह से जो है जुड़े। इसके साथ साथ एक बात मैं और कहना चाहूंगी, क्योंकि बहुत से देश ऐसे हैं जो हमारी तरफ उन्मुख है। क्योंकि भारत जो है, मैंने पहले साउथ एशियन स्टडीज में अध्ययन किया, दक्षिण क्षेत्रीय एशियाई देशों में, तो हमारा जो भारत है वो कोर कंट्री है, भारत जो है कोर है, और सब बाकी के सब पेरिफेरल्स है, सब उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वो सब हमारी तरफ देखते हैं। उन सबको, चूंकि भारत ही तीनों तरफ से जो है समुद्र से घिरा हुआ और पर्वतीय श्रृंखलाओं का, भारत हमेशा संरक्षित रहा है, सुरक्षित रहा है। हमने बहुत ज्यादा जो है आक्रांताओं को, उस तरह से लड़ाई झगड़ों को नहीं देखा। हमने कब देखा, जब हमारे यहाँ से ही बहुत से हमारे ही लोगों ने हमको दूसरी दृष्टि से देखना शुरू किया। हमेशा से ध्यान रखिए, हम कभी बाहरी शत्रु से इतना भय नहीं खाते हैं जितने हम अपने आंतरिक शत्रुओं से भय खाते हैं। क्योंकि एक देश की जो भौगोलिक सुरक्षा है, उसके लिए अंदर के जो हमारे लोग हैं उनको पहले देखना पड़ेगा, उन्हें पहले समझना पड़ेगा। इस विषय में भी चीज है, हमें विचार करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारी सीमाओं में हम देखते हैं चारों तरफ से हमारी तरफ, जैसे नेपाल हमारी तरफ है, या देखता है बांग्लादेश देखता है, इधर श्रीलंका देखता है, इधर म्यांमार देखता है, उधर से हम देख लें तो पाकिस्तान के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो राष्ट्र, मैं तो ये कहती हूँ हमारी ही तरफ से जो गया हो, तो उसमें अक्सर मैं उसको इस बात से परिभाषित करती हूँ एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट होने के नाते, कि जब एक घर के दो लोगों का बंटवारा हो जाता है तो दूसरा उसको नहीं देखता। ये कंसेप्ट सी बात है। अब मैं इसमें एक और बात कहूंगी कि अखिलेश जी समय है या मैं इसको समाप्त करूं? मैम समय है, आप बोलिए, समय है आप, हाँ हाँ बोलिए। इसीलिए मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं कि भाई समय कम हो तो मैं फिर उसमें कहूं। इसके बाद मैं बहुत सी चीजें जो है आप सबके समक्ष जरूर रखना चाहूंगी, क्योंकि अब जब हम बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जो हमारा मिशन गगनयान, आप देखिए चंद्रयान तक पहुंच हम गए। एक नारा था लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब दिया था, जय जवान जय किसान, तो
हमारे परम आदर्श, मेरे परम आदर्श रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। तो विज्ञान की तरक्की को हमने देखा। इसी संदर्भ में विवेकानंद जी ने कहा हम उन्नति तो करेंगे, हम उन्नति तो चाहते हैं, परंतु हम उस उन्नति में अपनी जो हमारी संस्कृति है उसको सम्मिलित करते हुए उन्नति करेंगे। ऐसा नहीं कि हम इस विज्ञान की चकाचौंध में, हम इस विज्ञान की दौड़ में हम आगे तो दौड़ लगा दिए, परंतु हमने अपने मूल्यों को छोड़ दिया, हमने अपने भाव को छोड़ दिया, हमने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया। हम परिवर्तन की बात करेंगे, करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन हम अपने मूल्यों को नहीं छोड़ेंगे, हम अपने भाव को नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे। तो जब बात भाव की, संस्कृति की, मूल्यों की आती है तो परिवर्तन को हम सापेक्ष स्वीकार करते हैं, परंतु सकारात्मक भाव के साथ स्वीकार करते हैं। तो भारत के विकसित राष्ट्र के उसमें जब हम बात करते हैं तो 7 पायदान में लेकर चलती हूँ। वैसे तो सभी के अपने अपने विचार हैं, भौगोलिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से, और एक और मैं नया जो दृष्टिकोण अपना विकसित करती हूँ वह है हमारे जो दार्शनिक रूप से, क्योंकि दर्शन ही एक ऐसा भाव है जो व्यक्ति को उसके गलत उसके अंदर से जो पैदा हो रही नकारात्मक ऊर्जा है उसको सापेक्ष करता है। तो हमें दार्शनिक दृष्टि से भी चीजों को सोचना होगा। भारत विश्व गुरु है, रहेगा और बनेगा भी जैसा कह रहे हैं, लेकिन मैं तो मानती हूँ कि विश्व गुरु है, क्योंकि हमारे देश के संस्कृति से, हमारे देश के नियमों से, हमारे देश के आदर्शों से, हमारे देश के जो तकनीक है, आज आप विज्ञान को नया मान रहे हैं। जो चीज यहाँ हो रही है वो तो हमारे यहाँ पुराने काल में हो चुकी है। आप अगर देखें जिस तरीके से आप पारिस्थितिकी उसकी बात करते हैं, जल संग्रहण की बात करते हैं, जल संरक्षण की बात करते हैं, अगर भारतीय ज्ञान परंपरा को अगर आप उठा लें तो देखिए कि प्राचीन समय में किस तरीके से हमारे यहाँ बावड़ियां बनाई जाती थी, कैसे पानी को संरक्षित करना था। तो क्या हम जल संकट से ढूंढते थे? नहीं ढूंढते थे। तो ये चीज हमारे पास सब कुछ है, हमें केवल देखने की जरूरत है, हमें आंकलन करने की, हम उनको लेकर, क्योंकि अगर हम भारत को उस दृष्टि से देखना चाहते हैं तो भारत की ज्ञान परंपरा को भी हमें उन सभी पटल पर रखना होगा जो वैचारिक पटल है, जो मानसिक पटल है। क्योंकि जिस देश की ज्ञान परंपरा उस देश के शिक्षा को, उस देश के राजनीतिक परिदृश्य को यदि मोड़ती नहीं है, यदि उसकी ओर प्रेरित नहीं करती है, यदि उसकी ओर आकर्षित नहीं करती है, तो फिर हम किस तरह की बात करें। हमें केवल अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं करना है। मैंने इसीलिए कहा जन के भाव में तन, मन और कर्म, मन से भी, कर्म से भी कृष्ण ने कर्म का सिद्धांत दिया था। कृष्ण जी ने कहा था कि यदि आप कर्म के सिद्धांत को मानते हो तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में सफल होंगे, लेकिन यदि आप कर्म के सिद्धांत को नहीं मानते तो जीवन कैसा सफल। तो सारे आदर्श तो हमारे पास हैं, बशर्ते केवल दृष्टि की आवश्यकता है, हमने वो रखी नहीं। इसके साथ साथ एक और चीज मैं बताऊंगी, क्योंकि अब एक और नया चैलेंज हमारे सामने, डिजिटल इंडिया की तरफ हम जा रहे हैं तो साइबर क्राइम भी हमारे बढ़ रहे हैं। अगर साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं तो हमें साइबर के क्षेत्र में भी हमें क्या करना होगा, लोगों को अवेयर करना होगा, छोटी छोटी कार्यशालाएं आयोजित करनी होगी, क्योंकि जैसे जैसे भारत उन्नत होगा डिजिटलाइजेशन की तरफ भी हम जाएंगे, और जब हम डिजिटलाइजेशन की ओर जाएंगे तो निश्चित रूप से मन में एक भय भी होगा कि कहीं ऐसा, तो उस भय को दूर करने के लिए छोटे छोटे स्तर पर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे कार्यशालाएं भी करनी होंगी, क्योंकि भारत को उन्नत भारत के लिए डिजिटलाइजेशन हमारा जो है एक सोपान है, जिसको हम सभी को आज वैश्विक रूप से ई गवर्नेंस की बात करते हैं, शासन की बात करते हैं। तो सुशासन कब आएगा? सुशासन तब आएगा जब हम सरकार के अकाउंटेबिलिटी को जरूर करेंगे, पारदर्शिता को लाएंगे, ट्रांसपेरेंसी को लाएंगे, तब ना हम एक जो है विकसित उसकी बात करेंगे। ये सारे पायदान कहीं ना कहीं, ये सारी चीज कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है,
एक दूसरे को जोड़ती हुई सी हैं, एक दूसरे के दृश्य में समाहित करती हुई सी हैं। यदि हम इन सारी चीजों को देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे विचार हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को अलग से भी करते हैं, लेकिन अलग करते हुए भी उसमें संभाव है, उसमें ऐसा भाव है जो उसके अंदर विद्यमान भी है। तो हमको साइबर के उसमें भी बहुत से उसमें, क्योंकि अभी साइबर हेल्पलाइन के बारे में अगर मैं जिक्र करूं तो 1930 है, लेकिन उसके आज के इसमें सबसे ज्यादा इसी पे लोग बात करते हैं। इसीलिए हमने जो है अगर देखें तो बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स में साइबर सेल्स जो है बने हैं। क्योंकि जब जैसे भी देश, देखिए बहुत सारी चीजें, हम परमाणु ऊर्जा की बात करते हैं, हम जो है औद्योगिक उसकी बात करते हैं, हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, हम गांव के उस लास्ट व्यक्ति तक की बात करते हैं, उस अंतिम छोर के व्यक्ति तक की बात करते हैं कि उस व्यक्ति तक वो सारी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, वो सारी उसकी चेष्टाएं जो हैं वो सफल होनी चाहिए, जिसके लिए वह अपने जीवन के निम्न स्तर को भी कम से कम उस स्तर का तो बनाए कि एक मनुष्य के होने के भाव को, किसका इस देश में जन्म हुआ है तो वह अपने उन सारे जो उसका जीवन स्तर है, कम से कम एक आम स्तर का जो जीवन स्तर है उसको प्राप्त कर जाए। तो इसलिए इन सारी चीजों को जब हम देखेंगे तो जितनी भी हमारी सरकारी योजनाएं हैं उन तक भी लोगों को उनको पहले पढ़ें, उनको देखें, और उसके बाद में अंतिम छोर तक के व्यक्ति को जरूर पहुंचाएं। प्रयास करें कि उस व्यक्ति तक वह भाव जरूर पहुंचे, और वह भाव तब आएगा जब व्यक्ति में, मैं फिर से कहूंगी कि स्व का भाव जागृत होगा। और स्व का भाव कब जागृत होगा? जब व्यक्ति के अंदर का भाव जागृत होगा। और व्यक्ति के अंदर का भाव कब जागृत होगा? जब वो मानसिक रूप से चैतन्य होगा। वो मानसिक रूप से चैतन्य कब होगा? जब उसके परिवार का वातावरण चैतन्य होगा। और परिवार रूप से परिवार में बैठने वाले जितने लोग हैं, यदि वहां पर संस्कारों की बात होगी, वहां पर संस्कृति की बात होगी, पॉलिटिकल राजनीति शास्त्र के शिक्षक होने के नाते मैं ताउम्र शिक्षक रहना पसंद करती हूँ। उसमें ये जरूर कहूंगी कि जिस देश का नागरिक चैतन्य होगा, जिस देश का नागरिक जागरूक होगा, जिस देश का नागरिक उन्नत होगा, वह राष्ट्र तो उन्नत होगा ही। और उस राष्ट्र को उन्नत करने से कोई नहीं रोक सकता। परंतु एक चीज मैं जरूर कहूंगी, एक विचार आता है जिसको मंत्र विप्लव कहते हैं। मंत्र विप्लव इसलिए कहते हैं कि वो क्या होता है कि एक धारा में जो बात वही और सबने उसका अनुसरण करने चाहिए। तो हमें मंत्र विप्लव में नहीं जाना है, हमें किसमें जाना है? हमें केवल उसके स्व के भाव को ही जागृत करना है। यदि 140 की जो संग्रह है, जो अरबियन, जो हमारे मिलियंस जो लोग हैं, ये अगर स्व का भाव जागृत कर जाएंगे, स्वावलंबी हो जाएंगे, ये जागरूक हो जाएंगे, चैतन्य हो जाएंगे, तो कौन कहता है कि राष्ट्र हमारा जो है वह उन्नत नहीं होगा? राष्ट्र हमारा आज अमेरिका हो, जर्मनी हो, जापान हो, आपका स्वीडन हो, आपका कोई देश हो, आज देखिए विकसित राष्ट्रों में नॉर्वे को लेते हैं। नॉर्वे को क्यों लेते हैं? क्योंकि नॉर्वे लोकतांत्रिक परंपराओं को, मूल्यों में विश्वास रखता है और न्यायिक प्रणाली वहां की बहुत अच्छी है। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि न्यायिक प्रणाली तो भारत की पहले से ही बहुत अच्छी थी, लेकिन हमने तो उसको पहचाना नहीं। क्योंकि ये जो कानून बनाने की, कानून पालन करने की, कानून के नियमों को मानने की, ये तीनों चीजें जो है चूंकि कहा जाता है इस सृष्टि के संचालन में भी ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों का संचालन था, इन तीनों का था। यदि एक भी अपने उससे अधिक मात्रा में होता तो सृष्टि कैसे चलती? ठीक इसी तरीके से सरकारों में भी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इन तीनों को सशक्त होकर कार्य करना होगा। न्यायपालिका को स्वतंत्र होकर कार्य करना होगा। तो राष्ट्र की उन्नति के लिए औद्योगिकरण ठीक है, राष्ट्र की उन्नति के लिए हमारे पास में बड़े बड़े जो है सोपान सुनिश्चित करने ठीक है, परंतु दो जो चीजें हमारे सामने आती हैं, एक सरकार और एक जन, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपना कार्य ठीक से करें, सरकार जन कल्याणकारी नीतियों को बनाए, इसीलिए, और उसके साथ साथ जन को क्या करना है? जन को स्व के भाव को जागृत करते हुए राज्य के प्रति कर्तव्य निष्ठ होना है। एक बात और मैं कहूंगी कि किसी भी राष्ट्र के लिए प्राचीन समय में ये परंपरा थी कि हर व्यक्ति अपनी आय का
कम से कम 3% समाज को देता था। आज आप देख लीजिए कितने लोग ऐसे हैं जो अपने स्व के भाव को जागृत करते हुए समाज के लिए समर्पित रहते हैं। हमें समाज के लिए भी समर्पित रहना है, हमें समाज के लिए भी कार्य करना है। आज अगर पूरे देश के लोग इस बात को समझ जाए कि हमें अपनी आय का 3% ऐसे लोगों के लिए लगाना है जो कमजोर हैं, असहाय हैं, जो अक्षम हैं, तो निश्चित रूप से राष्ट्र की उन्नति को कोई नहीं रोकता। लास्ट में मैं अपनी बात को इस बात से जरूर करूंगी, एक वेद सूक्त है उसी से बात कहूंगी, वह है कि आपने संगच्छत्वम संगच्छत्वम संवत्वम सवमनांसी जानता देवा भागे यथा पूर्वे सज्जना नाम उपासते। साथ चले, साथ होकर कार्य करें और इस तरीके से हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करते, जो कि वही राष्ट्र होता है जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो है विद्यमान होती है। अंतिम बात मैं जरूर कहूंगी कि अभी कहाँ विश्राम बदा मूक निमंत्रण छलना है, मिलो मुझको चलना है, मिलो मुझको चलना है। लोग पहल को धन्यवाद देते हुए, लोग पहल को साधुवाद कहते हुए कि आपने मुझे खासतौर से आमंत्रित किया। जैसा मेरा परिचय कहा, चूंकि मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक होने के नाते मैं प्रथम पंक्ति से लेके अंतिम पंक्ति के छात्र पर अपना ध्यान केंद्रित करती हूँ और इस भाव से कार्य करती हूँ कि निश्चित रूप से शिक्षक होना मेरे लिए गर्व की बात है और उससे बड़ी गर्व की बात यह है कि मैं भारतीय हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार मैम, एक बहुत ही महनीय वक्तव्य के लिए। जैसे ज्ञान की गंगा गंगोत्री से चली हो और जाके गंगा सागर में मिल गई हो, इसी तरह का कुछ वक्तव्य था। इतनी उसमें इतना आशावाद, अनंत आशावाद, ऊर्जा से भरा हुआ, प्रेरणादायी। और आपने कहा कि गर्व से कहो हम भारतीय हैं, मुझे भारतीय होने पर गर्व है, हमें सनातनी होने पर गर्व है, हिंदू होने पर गर्व है। जो स्व का बोध दुनिया का एकमात्र दर्शन जिसने सिखाया कि मनुष्य की खोज सिखाई कि मनुष्य क्या है और मनुष्य को क्या करना है, तो हमारे मनीषियों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, हमें क्या करना है, तो उसका अर्थ निकला हम ब्रह्म के ही अंग हैं, हम ब्रह्म के ही अंक से उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्म के ही हिस्से हैं, अंग हैं, और उसी में समाहित हो जाएंगे। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ शब्दगमय, मृत्योर माँ अमरत्व गमय। आपका पूरा पाठेय भारत और भारतीयता पर केंद्रित था और किस प्रकार भारत वैभव के पथ पर अग्रसर होगा, ये विश्व गुरु था। वह सनातन, वह विश्व गुरु के पद पर कैसे आसीन होगा, उसका स्व जागृत होगा, वह आत्मबोध से परिपूर्ण होगा, वह राष्ट्रबोध से परिपूर्ण होगा, उसमें सामाजिक चेतना होगी। आपने लोकतांत्रिक चेतना की बात की कि वही राष्ट्र समुन्नत हो सकता है जिसमें लोकतंत्र की चेतना हो। और अध्यापक के कर्तव्य बोध को भी बताया। गालिब ने भी कहा है हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा ही वतन होगा, मरेंगे हम किताबों पर, वरक मेरा कफन होगा। यह आपने कहा कि अध्यापक के अंक में प्रकृति और प्रलय दोनों पढ़ते हैं, सृजन और संहार दोनों का अंक है अध्यापक। अध्यापक अगर राष्ट्र को सचेष्ट कर सकता है, चाणक्य जैसे अध्यापक ने तक्षशिला में पढ़ाई की और वहां के वो प्रोफेसर होकर के उन्होंने जो राष्ट्र को नवीन दिशा दी, उसमें एक शिक्षक की भूमिका निर्णायक होती है। और आपने पूरे पाथवे में अपने अध्यापक को अपने साथ रखा, अपने शिक्षक को अपने साथ रखा, और शिक्षक की क्या भूमिका होती है, समाज का वो शिल्पी है, उस ओर आपने पूरा व्याख्यान केंद्रित किया और पूरे राष्ट्र को जागृत झंकृत करने का सदप्रयास किया। आपके वही विचार हैं जो लोक पहल के विचार हैं। लोक पहल जिन विचारों को लेकर चलता है, हम भारत, विकसित भारत, और आपने अर्थ की बात की, हम दुनिया में किस तरह भारत का सर ऊंचा कर सकते हैं, उन सारी बातों पर आपने विस्तृत चर्चा की। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह विचार जब लाखों के बीच जाएगा तो उन्हें जरूर प्रेरित करेगा, एक सन्मार्ग दिखाएगा। इस प्रत्याशा में कोई संशय नहीं है। मैम, इस आभासी मंच पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन और संपूर्ण हृदय से आपको हम आत्मीय आभार अर्पित करते हैं। मैं बुलाऊंगा कुलदीप चतुर्वेदी को औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए, और इस संपूर्ण जो व्याख्यान है उसकी मीमांसा भी करेंगे। ऐसे कुलदीप चतुर्वेदी से
पहले मैं युवा अर्थशास्त्री, मुझे सुन रहे हैं डॉक्टर हर्षमणि सिंह। जी 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 जी। हाँ, तो एक संक्षिप्त टिप्पणी, जब आपकी काव्यमय टिप्पणी और एक राजनीतिक अर्थशास्त्री की टिप्पणी होती है, तो हमारे इस लोक पहल को एक नई संवेदना और एक नई चेतना मिलती है। तो आपकी त्वरित टिप्पणी के लिए डॉक्टर हर्षमणि सिंह। जी बहुत बहुत आभार। और एक और महत्वपूर्ण वक्तव्य डॉक्टर चित्रा प्रभात जी से, एक बल्कि उन्होंने इस विषय को पूरे समग्रता में, पूरी समावेशिता में जितने भी इस उपमहाद्वीप के जो वर्ग है, जो संस्कृति है और जो रहन सहन है, जो आचार है, विचार है, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सभी पे एक विहंगम दृष्टि डाली। मैं उनकी कुछ बातों को लेके थोड़ा सा उस पर आगे ले जाना चाहूंगा। भारत में 2000 में जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ हुई। और ये एक बहुत बड़ा बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम रहा, जिसने भारत में जो गांव और शहर के बीच में जो दूरी थी उसको कम किया। लेकिन और आज अगर हम 2000 के बाद से देखें तो तकरीबन 25 साल एक समय हो गया। अगर हम उदारीकरण के दौर से तुलना करें तो और भी ज्यादा समय हो गया, एक दशक उदारीकरण के बाद। तो जो एक कहावत आई कि आज की डेट में हम देखते हैं कि साहब सड़क गांव से शहर तो गई, पर वो सड़क वापस गांव लौट के आई कि नहीं आई, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। और मैं इसको कुछ इस तरीके से भी देखता हूँ कि भारत में आप सभी जानते हैं कि गांव का देश है, 6 लाख से अधिक गांव है। और जहाँ से हम सभी ताल्लुक रखते हैं, मैं भी एक शिक्षक हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मैं काम कर रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गांव है, 1 लाख से अधिक गांव उत्तर प्रदेश में है। लेकिन आप ये देखें कि जो दशा आज की है, जो हम 2047 में इसको किस तरीके से ले जाना चाहते हैं, वो एक गैप है। उस गैप को कहा गया कि कुछ जवाब के घेरे में एक सवाल सा रह गया। मेरी आंखों में कुछ तो था जिसे भांपता रह गया। अरे, तार बिजली से लंबी थी ख्वाहिश मगर, तार बिजली से लंबी थी ख्वाहिश मगर, मैं किसी मुश्क नाफा की तरह दौड़ता रह गया। मुश्क नाफा कहते हैं जो हिरन के कस्तूरी जो रहती है कि वो पूरे जंगल में ढूंढता है। तो मेरा इशारा जो है वो शायद गांव की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की ओर है। मेरा इशारा इस तरफ भी है कि गांव और शहर के बीच में प्रतियोगिता न हो, बल्कि वो एक पूरक के रूप में काम करें। मैं इस बात को और आगे बढ़ाता हूँ, शायद अपनी बात को और स्पष्ट कर पाऊंगा कि एक सफर पर चले मुकम्मल जहां के लिए, एक सफर पर चले मुकम्मल जहां के लिए मेरे गांव का नाम सरकारी इमारत रह गया। आज भी ऐसे गांव हैं जिनका नाम केवल हम जब प्रवेश करते हैं तो गांव के सरकारी विद्यालय के ऊपर उस गांव का नाम लिखा रहता है। आप ऐसे गांव की भी कल्पना कर सकते हैं। हर हाथ को मुमकिन न था मदावा ए रोजगार, मैं शहर भर जिसे ताकता रह गया। तो मुझे लगता है कि जो डॉक्टर चित्रा प्रभात जी ने जो बात उठाई उसको मैं और जोड़ता हूँ। बाद में आपने उसको कोविड-19 महामारी के समय से जोड़ा। और अब देखें कि इधर जो लेटेस्ट सर्वे हुआ उसमें यह है कि भारत में जो न्यूक्लियर फैमिलीज है उनकी संख्या बढ़ रही है, ज्वाइंट फैमिली से हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो है ये भी एक इशू है जिसको हम गांव और शहर और ज्वाइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली, तो ये कोई अलग अलग इशू नहीं है, ये एक ही इशू है। इसे हमें समग्रता में समझने की आवश्यकता है। एक और शिक्षक होने के नाते जो आपने बहुत अच्छी तरीके से बात अपनी रखी, और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो हम शिक्षकों के ऊपर है, जो ट्रायोलॉजी है जिसमें छात्र आते हैं, शिक्षक आते हैं, और तीसरा आता है पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम में क्या स्थानीयता का क्या योगदान है, उसका कितना योगदान है कि जो जिसकी मांग हो रही है और जो जो सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है। मैं आपको कुछ उदाहरण से स्पष्ट करता हूँ कि आप देखें कि जो भारत में सरकारी नौकरियों के जो विज्ञापन आ रहे हैं, जो सरकारी नौकरियों की अहर्ता है उसके मानक बदल रहे हैं।
आप चाहे तमाम स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में देखें, आप चाहे यूपीएससी के एग्जाम्स के पैटर्न्स को देखें, लेकिन हमारे जो विश्वविद्यालय हैं वो आज भी उसी सिलेबस को पढ़ा रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत उन्होंने चेंज किया है तो वो सिलेबस में ही थोड़ा सा कुछ कट और कुछ ऐड किया हुआ है। क्या हम केवल उसी मशीनरी के भाग हैं जो सरकारी विज्ञापनों की भी मैं बात कर रहा हूँ, निजी क्षेत्र जिन सेवाओं की मांग कर रहा है, अभी मैं उस पर आ नहीं रहा हूँ, केवल वहीं पे अगर आप देखें जो एक ही सरकार का अंग है, मुझे लगता है कि 2047 तक इस तरीके की जो विसंगतियां हैं उन्हें 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 दूर करना पड़ेगा, और तब हम इस बात की संकल्पना को ले जाएंगे। डॉक्टर चित्रा प्रभात जी ने अपने विषय को, अपनी जो कुछ स्थानीयता थी, उन्होंने अर्थ की भी बात करी बहुत अच्छे तरीके से, और मुझे लगता है कि ये मंथन इसी तरीके से चलता रहेगा। डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी ने शुरुआत में ही कहा कि लगभग हम 3 साल से प्रत्येक रविवार एक विचार के साथ इस बात को आगे बढ़ाते हैं, एक सपना देखते हैं और इस सपने को लोगों के बीच में ले जाते हैं ताकि वो सपना जीवित रहे, वो सपना कहीं भी उसकी लौ कम न होने पाए। आज डॉक्टर चित्रा प्रभात जी को हमने इस संस्करण में सुना, उनका बहुत बहुत आभार, और आभार डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी का भी जो इस कार्यक्रम को संयोजित करते हैं और देश भर के तमाम लोगों को, बल्कि विदेशों में भी हम लोगों की पहुंच है, वहां पे भी लोग जुड़ते हैं इस कार्यक्रम को। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर हर्ष जी। आप लोक पहल के महनीय कार्यकर्ता हैं, एक प्रोफेसर हैं और साथ साथ एक बहुत ही स्पष्ट स्वयं सेवक हैं, बहुत निर्भीक स्वयं सेवक हैं। तो हम सबका मिला जुला प्रयास है, उसमें आप भी हमारे बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले साथी हैं हमारे। तो हम सबका सत्प्रयास है कि हम 3 वर्ष से अधिक की यात्रा और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसमें आपका महनीय योगदान है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार इस त्वरित टिप्पणी के लिए। अब मैं आमंत्रित करता हूं जो हमारे और हमारे लोक पहल और हम सबसे प्रोफेसर चित्रा प्रभात जी को जोड़ने के लिए ऐसे डॉक्टर डॉक्टर कुलदीप चतुर्वेदी को मैं आमंत्रित करता हूं कि मैम का औपचारिक धन्यवाद करें और आज के व्याख्यान पर अपनी बात रखें। डॉक्टर कुलदीप। नमस्कार। नमस्कार। लोक पहल से पहले नमस्कार, साथ ही चित्रा प्रभात मैम को नमस्कार प्रणाम और बहुत बहुत उनका आभार कि उन्होंने हमारे को स्वीकार करते हुए तमाम व्यस्तताओं के अपना पाथे हमें सही बात। तो भारत के संदर्भ में हमको एक नवीन दृष्टि प्राप्त हुई है। जैसा कि मैम ने शुरुआत में ही इस बात की ओर इंगित किया कि यदि संकल्प सुदृढ़ होते हैं तो सिद्धि निश्चित तौर पर उसकी होगी। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि राष्ट्र की उन्नति में सबसे महत्वपूर्ण योगदान यदि किसी का है, सबसे केंद्र बिंदु में यदि कोई है तो वह हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे देश की प्रजा है। यदि उन्होंने आचार्य कौटिल्य के उद्धरण को भी प्रस्तुत करते हुए कहा कि यदि प्रजा का कल्याण ही राजा का कल्याण, यदि प्रजा सुख में नहीं है तब राजा भी सुख में नहीं होगा। आगे बढ़ते हुए मैम ने इस बात को प्रस्तुत किया, रेखांकित किया कि विकास सिर्फ एक आयामी नहीं है, विकास का आयाम बहुआयामी है। वह इसका आधार समावेशिता है, समावेशी विकास है। जैसे मैंने कहा कि मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों के मध्य जब तादात्म्य में स्थापित होता है तब वास्तव में विकास की उच्चतम दशा को हम प्राप्त कर पाते हैं। आपने अपने उद्बोधन में आगे बताया कि विकास के कई आयाम हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, राजनीतिक। इन सभी आयामों को छूते हुए आपके व्याख्यान ने हमें विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए एक पाथेय प्रस्तुत किया। आपके व्याख्यान का मुख्य केंद्र यह था कि हमें ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रामीण विकास इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि देश की लगभग 2/3 से अधिक जनसंख्या गांवों में निवास करती है। आपने इस बात को रेखांकित भी किया कि हमने उद्योगों के माध्यम से, औद्योगिक विकास के माध्यम से, शहरीकरण के माध्यम से सुविधाओं को, चाहे आधारभूत सुविधाएं हो, चाहे स्वास्थ्य की सुविधा हो,
चाहे शिक्षा की सुविधाएं हों, उनको शहरों तक तो बहुत हद तक हम प्राप्त कर पाए हैं, शहरों को प्रदान कर पाए हैं, लेकिन गांव आज भी कुछ अछूते रह गए। गांवों के वास्तविक विकास की आवश्यकता है, जिसमें आपने सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही कि गांव में कुटीर उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए, जिससे स्वदेशी और स्वावलंबन को बढ़ावा। हमारे नागरिक जो आज शहरों में रोजगार के लिए आगे आते हैं, रोजगार के लिए प्रवसन करते हैं, उनको गांव में ही रोजगार को उपलब्ध हो पाए। और इसके साथ जब आपने अपने व्याख्यान में आगे बताया, मैं उससे जोड़ना चाहूंगा कि आपने कहा कि विकास का आधार स्व होता है और स्व का विकास परिवार से होता है। क्योंकि अभी इसके पहले भी हमारे प्रोफेसर, माननीय प्रोफेसर ने भी बताया कि परिवार के संदर्भ में विचार करने की आवश्यकता है। आज हमारे समाज में एकल परिवारों या न्यूक्लियर फैमिली का चलन ज्यादा बढ़ रहा है। यदि हम देखते हैं कि अगर हम गांव में ही रोजगार की व्यवस्था कर पाए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि व्यक्ति को विकास के लिए, व्यक्ति को अपने रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए गांव से पलायन की आवश्यकता होती है। यदि हम ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करेंगे या ग्रामीण विकास में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, तब हमारी परिवार रूपी संस्था भी मजबूत होगी। हम न्यूक्लियर फैमिली के बजाय संयुक्त परिवार में फिर से जाएंगे, जो वास्तव में हमारी सशक्त संस्कृति और स्व का आधार बनेगी। आपने अपने व्याख्यान में यह बात कही कि विकसित भारत के संदर्भ में लगता है कि तीन बातें बहुत केंद्र में है। एक तकनीकी विकास, एक स्वावलंबन और स्वदेशी, और अगला राष्ट्रीय शिक्षा और शिक्षा नीति के संदर्भ में। आपने जैसा कि बताया कि तकनीकी विकास के संदर्भ में आपने कहा कि जय जवान जय किसान का नारा शास्त्री जी पहले दे चुके थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसमें जय विज्ञान को जोड़ा और वैज्ञानिक उन्नति को एक नए कलेवर में, एक नए पंख लगाने का प्रयास किया, और उसी के उन्हीं प्रयासों और उसकी प्रयासों की परिणति यह हुई कि आज हम चाहे चंद्रयान हो, चाहे मंगलयान हो, और चाहे गगनयान हो, चाहे अंतरिक्ष के क्षेत्र में देखें, चाहे रक्षा के क्षेत्र में देखें, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें, जैसे कि कोरोना बीमारी का, महामारी का भी जिक्र बीच में आया था, तो वह भी हमारे तकनीकी विकास का ही परिणाम है कि हम वैक्सीनेशन करने में सफल हुए, वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन निर्माण करने में सफल हुए। यह हमारी वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आपने यह बात को रेखांकित किया कि सिर्फ आर्थिक विकास महत्वपूर्ण नहीं, आपने कहा कि अर्थतंत्र के साथ जनतंत्र को जोड़ने की आवश्यकता है। और जनतंत्र में आपने कहा कि प्रभुत्व वर्ग, संचार तंत्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं, और उसके साथ साथ हमारे नागरिकों में कर्तव्य बोध की भावना। इन सब से मिलकर जनतंत्र का निर्माण होता है, जो वास्तव में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देते हैं। और कर्तव्यों के संदर्भ में आपने जिक्र भी किया कि जैसे अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, तो हमें यह देखने की आवश्यकता है, आत्ममंथन की आवश्यकता है, कितने लोग वोट देने गए और क्या वोट किया, तो क्या वोट का आधार क्या रहा। क्या हम जातिवाद के आधार पर वोट किए हैं, क्या क्षेत्रवाद के आधार पर वोट किया गया है, या राष्ट्र के नाम पर वोट किया गया है। हमारा दायरा वोट करने का क्या रहा, इस पर भी जब यदि मतदाता जागरूक होगा, नागरिक जागरूक होंगे, तो वह निश्चित तौर पर ऐसी सरकार को बनाने का प्रयास करेंगे, ऐसे प्रतिनिधियों को चुनने का प्रयास करेंगे जिनके चिंतन का आधार राष्ट्र हो, राष्ट्रीयता हो, हमारी संस्कृति हो और हमारी सनातन परंपरा हो। आपके व्याख्यान में भारतीय ज्ञान पद्धति का उल्लेख आया है। आपने कहा कि निश्चित तौर पर हम अपनी ज्ञान पद्धति को, हमारी ज्ञान पद्धति निश्चित तौर पर बहुत ही उन्नतशील थी। औपनिवेशिक काल में और जैसे गुलामी के कुछ काल में हमारी ज्ञान पद्धति को कमतर आंका गया, और कुछ कुप्रयत्न किए गए ताकि हम अपनी पद्धति को छोड़ें और कुछ पाश्चात्य तकनीकों को ही श्रेष्ठ माने। उस तरीके की भी कुछ चीजें आई। तो भारतीय ज्ञान पद्धति में आपने बताया कि जैसे जल संरक्षण के मुद्दे को ही ले लिया जाए, तो पहले हमारे यहाँ पे बावड़ुओं का निर्माण किया जाता था, कुओं का निर्माण किया जाता था। ज्ञान पद्धति में कर्म के सिद्धांत पर आपने चर्चा की, जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप अपना कर्म बेहतर तरीके से कर रहे हैं, तब आप अपने जीवन में निश्चित तौर पर ही सफलताओं को अर्जित करेंगे, और वही
आगे चल करके एकात्म मानववाद की तरह कि व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। आपने एक बात को और रेखांकित किया कि इन सब के बीच में सुशासन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। और जैसे कि हम देखते हैं कि विकसित भारत के संकल्प में सुशासन को 5 जो मुख्य स्टेप हैं या माना जाए कि 5 जो आधार स्तंभ हैं, उन सुशासन को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने की जिम्मेवारी मिली है। सुशासन में मुख्यतः जैसे डिजिटल इंडिया के माध्यम से सुशासन को लाया जा सकता है, आपने भी इसी बात को रेखांकित किया। अंत में आपने यह किया कि वास्तव में संतोषम परम सुखम की बात को भी रेखांकित किया। आपने कहा कि संतोषम परम सुखम यानी संतोष के माध्यम से आपको सुख की प्राप्ति होती है, और जब आप सुख महसूस करते हैं तब निश्चित तौर पर आप परमार्थ की बात को स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ की ओर सोचते हैं, और यह परमार्थ का रास्ता ही वास्तव में राष्ट्र चिंतन को प्रोत्साहित करता है, उत्तेजित करता है। पूरे इस आपके विचारों के दौरान हम इस एक बात को समझ पाए हैं कि आपका मुख्य इशारा इस बात है कि विकास का आधार स्व आधारित होना चाहिए, हमारी संस्कृति के आधार पर होना चाहिए। भारत का विकास भारतीयता के आधार पर होना चाहिए, जिसके मुख्य केंद्र में वसुधैव कुटुंबकम हो। ऐसे विचार और ऐसे विकास की हमारी धारा हो जो निश्चित तौर पर हमें विकसित भारत बनाने में निश्चित तौर पर हम सफल हो पाएंगे। इन्हीं सब विचारों के लिए, इन सब पाथे के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और एक बार मैं आपका आभार और धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा पूरे लोक मंच के माध्यम से भी, लोक पहल के आभासी मंच के माध्यम से भी, कि आपने बहुत कम समय में हमारे आग्रह को स्वीकार किया और एक ऐसा पाथे हमको दिया जो निश्चित तौर पर जो नीति निर्माता भी हैं और हम सब राष्ट्र के जो नागरिक हैं वह निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे और एक नई दृष्टि प्रदान हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार। बहुत बहुत धन्यवाद इस वैदुष्य से परिपूर्ण सुंदर धन्यवाद ज्ञापन के लिए। अद्भुत और अपूर्व है आपका धन्यवाद ज्ञापन। मध्य प्रदेश की इस वसुंधरा को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणम्य है मध्य प्रदेश की वसुंधरा, जहाँ से प्रोफेसर चित्रा प्रभात, डॉक्टर कुलदीप तो मेरे शिष्य परंपरा में ही आते हैं। तो मुझे भी एक अध्यापक को अपने शिष्य से ही पराजित होने में सुख का अनुभव होता है, अनुभूति होती है। और हम और कुलदीप एक ही विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के छात्र हैं और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं। हमें बहुत गर्व होता है उस पूरब के ऑक्सफोर्ड पर। आज के व्याख्यान के लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ प्रोफेसर चित्रा प्रभात का, जिस कड़ी को जोड़ा कुलदीप जी ने। एक प्रज्वलित दीप ही हजारों दीप को, बुझे हुए दीप को प्रज्वलित कर सकता है। प्रज्वलित दीप, बुझा हुआ दीपक अन्य दीपकों को जला नहीं सकता है। अध्यापक ऐसा ही प्रज्वलित दीप है और उसकी साक्षात प्रतिमूर्ति है प्रोफेसर चित्रा प्रभात जी। वैदुष्य से परिपूर्ण, अत्यंत वैदुष्य से परिपूर्ण यह वक्तव्य और पाथे हमारे लगभग भारत विश्व के लगभग 25 से 30 राष्ट्रों के महनीय विद्वान इस मंच पर बोल चुके हैं। संघ के सभी लगभग बड़े हमारे प्रचारकों का उद्बोधन पाथे हो चुका है। हम लोग राजनीति से थोड़ी सी अपनी दूरी बना के चलते हैं, तो वैसा हम राजनीतिज्ञों से पाथे नहीं लेते हैं। उस कड़ी में आज यह प्रोफेसर चित्रा प्रभात जी का यह अद्भुत पाथे है। पूरा लोक पहल परिवार उनके इस सुंदर वक्तव्य के लिए, पाथे के लिए अभिनंदन करता है। आपका पूरा वक्तव्य ऐसे था कि एक सुंदर कविता पढ़ना जैसा था, जैसे चेतना पर छाए धुंध को छांट देता है। हम लोग तो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो कभी कभी जब राजनीति से झुलसते हैं तो साहित्य की छांव में चले जाते हैं, लेकिन आपका पूरा वक्तव्य एक कविता ही थी जो हमारी संपूर्ण चेतना को झंकृत और जागृत कर रही थी। आपका बार बार अभिनंदन, मन नहीं भरा है, हम फिर आपको सुनेंगे और आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और आज के कार्यक्रम में जुड़े हम पैनल में नहीं रख पाए, मैंने ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर जो आज के हमारे पैनल के अतिरिक्त जो लोग थे उनमें डॉक्टर रश्मि चतुर्वेदी, डॉक्टर रुक्मिणी प्रताप सिंह, सनी कुमार जो मेरे रिसर्च स्कॉलर हैं, जेआरएफ हैं, और विमल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
इसके अतिरिक्त आज हमारे जो साथ डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जी, जो नाथ पंथ के बड़े विद्वान हैं और आपका नाथ पंथ पर अनेक पुस्तकें हैं। आशुतोष मिश्रा, जो रिसर्च स्कॉलर हैं। आशुतोष प्रताप सिंह जी, आशु गुरु जी, जो संघ के बहुत ही वरिष्ठ और महनीय स्वयंसेवक कार्यकर्ता हैं, जो अनेक उत्तरदायित्वों को सुशोभित कर चुके हैं। ममता कुमारी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं, हमारे अनन्य सहयोगी, जो लोक पहल के साथ हमेशा साथ रहे हैं और शुरू के दिनों से लोक पहल में एक कार्यकर्ता की भूमिका को बहुत बखूबी निभाते हैं और मेरे छात्र भी रहे हैं। चंद्र प्रकाश मनिक जी, हमारे अनन्य सहयोगी और मेरे मित्र, मेरे अनुज भ्राता और वो अर्थशास्त्री और साहित्यकार डॉक्टर हर्षमरी सिंह, डॉक्टर ममता कुमारी जी, डॉक्टर चित्रा प्रभात मैम, कुलदीप चतुर्वेदी जी और सोनू कुमार जर्नलिस्ट, जो उनका मुस्कुराता चेहरा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो बिहार से जुड़ते हैं और बिहार तेजस्विता की धरती है। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि की धरती से जुड़ते हैं और बहुत सहयोग करते हैं। आप बहुत तेजस्वी हैं, तो आपका भी बहुत बहुत आभार। और इस पूरे आभासी मंच को सजाने के लिए हमारे साथ मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई मानसी थपलियाल जी, जिनका अनन्य योगदान होता है और समय की इतनी प्रतिबद्ध की मैम पहले ही जुड़ चुकी हैं। 5 बजे का समय है तो 15 मिनट पहले यह लिंक जनरेट कर देती हैं और उसको खोल देती हैं, ओपन कर देती हैं और इतनी प्रतिबद्धता, और उन्हीं की अनन्य सहयोग करती हैं कनिष्का वशिष्ठ जी, उनका भी, और विशेष रूप से मानसी जी का मैं विशेष अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और यह जो मंच आज सजा था, लोकपहल के माननीय अध्यक्ष संयोजक जी का अभिनंदन, और जिसके मुखार बिंदु से यह गंगा, सरस्वती और यमुना प्रवाहित हुई है, ऐसे प्रोफेसर चित्रा प्रभात जी का बहुत बहुत अभिनंदन और बार बार प्रणाम, अनेक प्रणाम। जी तो नहीं भरा है, लेकिन हम सुनेंगे और रिकॉर्डिंग में मैं आपको भेज देता हूं, और जो जितनी रिकॉर्डिंग आएगी मैं भेजता हूं। बहुत बहुत प्रणाम। और मैं मानसी जी से निवेदन करूंगा कि आपका आज के कार्यक्रम का समारोह करें, और सोनू कुमार जी का बिहार की धरती पर, आप यहाँ से प्रयागराज से, उत्तर प्रदेश से, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद लोक पहल को। अखिलेश सर और चित्रा मैम, अखिलेश सर बस इतना ही कहेंगे कि आपका ये निरंतर कार्यक्रम, मैं साप्ताहिक तो जुड़ नहीं पाता हूँ, मैं समझता हूँ मेरी भी व्यस्तताएं कुछ होती हैं, और मगर अखिलेश सर आपके फेसबुक पर जब लाइव आता है, नोटिफिकेशन आता है, तो मैं हर एक सप्ताह जुड़ ही जाता हूँ और सुन भी लेता हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। सबसे बड़ी बात है, कोरोना काल ने मुझे बहुत लोगों से मिला है, जिसमें से आप भी थे, आप भी हैं उसमें, और उसमें चित्रा मैम से मैं काफी दिन से मैं जुड़ते आ रहा हूँ। और चित्रा मैम का सुनना सचमुच में, अगर आप सुनते जाएं तो मन नहीं लगता है कि मैं उठ के जाऊं, क्योंकि बहुत सारी नई नई बातों को वो रखती है, नई नई पक्ष को रखती है। अगर मैं कहूं कि मुझसे लोग पूछते हैं कि भाई आपने पत्रकारिता की पढ़ाई की है और क्या आगे करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि मेरी दोस्ती किताब से ज्यादा नहीं रह पाएगी। मैं ज्यादा गुरुओं के बीच में अपने समय को व्यतीत करता हूँ। जो वो बातें रखते हैं मैं उनका सुनता हूँ, और वो जो अनुसरण करता हूँ, जो बातें सीखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उसे मैं धरातल पर उतारूं। क्योंकि सर, किताबें तो उठाकर पढ़ लेना एक आम बात होता है, लोग पढ़ लेंगे उसे, मगर समझ नहीं पाएंगे उसे। बिना गुरु के ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो अखिलेश सर, मेरे कोरोना काल में मेरे इतने सारे गुरु मिले हैं, इतने सारे गुरु मिले हैं, कि मुझे लगता है कि सर, मैम ने सही कहा, जब घर में बैठकर मैं कोरोना काल में बैठा था, एक घुटन सा महसूस होता था। वो जो माहौल था, जो वो पड़ाव रहा है, वो मैंने बहुत काफी करीब से देखा। तो इस बीच में अखिलेश सर, आपका मिलना और ये सोशल मीडिया का विकसित भारत जो संकल्पना है, उसमें से हमारा सोशल मीडिया भी उसमें एक बहुत ज्यादा उभर कर हमारे बीच आया। नहीं तो सर, ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो ये लोक पहल का भी आप नींव नहीं रख पाते सोशल मीडिया के माध्यम से, और एक अच्छी तरह का एक इतना अच्छा व्याख्यान नहीं हो पाता। आपने सही कहा सर कि बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी विद्वानों का आपने बुलाकर यहाँ व्याख्यान दिया। विवेक मणि त्रिपाठी भैया से तो खैर काफी बार मैं मिलता हूँ, बात करता हूँ, उनका मार्गदर्शन हमेशा मुझे मिलता है। मेरे साथ स्वास्थ्य खराब होता है तो भी भैया पूछते हैं, हाल चाल लेते रहते हैं।
तो अखिलेश सर, आपसे मेरा दिल से जुड़ाव है, भले ही मैं एक प्रत्यक्ष रूप से मैं आपके साथ नहीं रहता हूँ, मगर मेरा एक कोशिश रहती है कि मैं आपके साथ हमेशा जुड़ूं। और चित्रा मैम का मैं बेसब्री से इंतजार करता हूँ, देखता हूँ कि मैम का भी कार्यक्रम होता है, लिंक भेजती हैं, मैं साथ में मैम के साथ जुड़ा हूँ, जैसे ही लिंक मिलता है मैं जुड़ जाता हूँ। हाल फिलहाल कॉलेज में भी अपना मैम ने एक कार्यक्रम करवाया, मैं वहां भी जुड़ा था, लगातार वो सुबह से लेकर शाम तक का कार्यक्रम था, कंटिन्यू बना रहा। तो मैम को मैं बहुत बहुत आभार देता हूँ। और मैं अखिलेश सर एक निवेदन भी करूंगा कि आगे भी मैं चित्रा मैम से सुनने के लिए बहुत कुछ है, आगे भी आप इन्हें बुलाएं और हम इनका मार्गदर्शन लेता रहें, और मुझे अच्छा लगेगा, और जो सुनने वाले जो लोग हैं इसमें व्यूअर हैं उन्हें भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू कुमार जी। आप हमारे परिवार के अंग हैं, आप हमारे हैं। और भारत की परंपरा तो सुदामा के, संदीपनी के सुदामा और श्री कृष्ण की परंपरा है। और दत्तात्रेय ने तो अनेक गुरुओं को अपना बनाया था। और सचमुच आपने बड़ी दिल छू लेने वाली मर्मस्पर्शी बात कही है, जो गुरुओं के सानिध्य में होता है, जो उनके चरणों में होता है। और गुरु तो शब्द ही है, ब्रह्म ही है। शब्द को इसलिए ब्रह्म कहा गया है, और उन शब्दों का सामीप्य गुरु का सामीप्य होता है। और आपने बहुत अच्छी बात कही है, उसका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और मैं आश्वस्त करता हूं कि चित्रा मैम इस लोक परिवार की ही अंग है, अभिभाविका हैं, हमारी संरक्षिका हैं। वो हम उनको बराबर सुनते रहेंगे, आमंत्रित करते रहेंगे, और बड़े कैनवास पर आमंत्रित करेंगे। वो बहुत विदुषी हैं और स्नेहमयी हैं, ममतामयी हैं। तो उनको बहुत बहुत प्रणाम, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। वो मातृत्व से परिपूर्ण हैं। उनका स्नेह, ममतामयी स्नेह जो हम सबको आज प्राप्त हुआ, उसके लिए पूरा लोक पहल अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। और मैं आज पुनः मानसी जी से निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम का समारोह करें। मानसी जी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल लोक पहल।